हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज की इस वीडियो में हम बीआरबीएल से रिलेटेड ही एक और चैप्टर को कवर करेंगे फ्रॉम द मॉड्यूल सी, एंड दैट्स काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट, दैट्स आईबीसी, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी कोड 2016। आई होप कि आपने पिछली वीडियोस को गो थ्रू कर लिया होगा, एंड जो वीडियोस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, पीडीएफ आपके साथ शेयर कर रहे हैं या फिर केस स्टडी वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप उनको भी गो थ्रू जरूर करेंगे बिकॉज दोज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उन सभी के लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। उसके लिए आपको ज्वाइन कर लेना है व्हाट्सएप ग्रुप को। आपको सिंपली लिखना है BRBL ग्रुप और उसको व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 8360944207। इसके अलावा सभी की सभी पीडीएफ, सभी चैप्टर्स की पीडीएफ अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर एंड एप्लीकेशन पर। आप प्ले स्टोर पर लर्निंग सेशंस सर्च करके भी हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सो जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। एंड आज का सेशन जो है, जैसे मैंने आपको बताया, इट्स रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन to the insolvency and the bankruptcy code 2016, that is IBC। IBC बेसिकली क्या है कि मान लो कोई यहां पर पर्सन है जो कि यहां पर कॉर्पोरेट है, तो यहां पर पर्सन की बात नहीं करेंगे, कॉर्पोरेट की बात करेंगे, कंपनी की बात करेंगे। इसने पैसा नहीं चुकाया, वापस नहीं किया, जो इसके क्रेडिटर थे उनका पैसा वापस नहीं किया, एंड ये अब दिवालिया हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गई है, तो ये यहाँ पर इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर सकती है। ठीक है, ये कंपनी भी अप्लाई कर सकती है एंड इवन ये क्रेडिटर्स जो होते हैं ना, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। किसके पास? ये एनसीएलटी पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई कर सकते हैं कि हमें दिवालिया घोषित कर दिया जाए। उसके बाद का जो प्रोसेस रहता है वो सारा इसमें मेंशन रहता है। दिस इज चैप्टर 19 फ्रॉम द मॉड्यूल सी ऑफ द बीआरबीएल, एंड माय नेम इज आशीष जैन एंड आई एम गोइंग टू कवर द जेआईबी सीआईबी इन फुल फॉर यू, राइट। एंड हमारे जेआईबी सीआईबी के जो लेटेस्ट बैच है फॉर 2025, दोज आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी, राइट। तो वो फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले हैं। आप उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025। चलिए अभी कंसंट्रेट करते हैं चैप्टर के ऊपर। एंड इट्स रिलेटेड टू फर्स्ट टर्म जो यहां पर है, इट्स रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी देखो कब होती है, जब कोई इंडिविजुअल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, अगर वो अपने फाइनेंशियल डेब्ट को पे नहीं कर पाते, यानी कि जो पैसा उन्होंने देना था, लेंडर को वापस करना था, वो पैसा वो वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वो इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंसी को क्या रिजॉल्व कर सकते हैं? यस, इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व कर सकते हैं। आप सिंपली जो आपकी बकाया राशि है उसको रीपे कर दो, बस हो गया काम। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेट्स इट, डन हो जाएगा। एंड अगर ये रिजॉल्व नहीं होती है, अगर ये रिजॉल्व नहीं होती है यानी कि आप रीपेमेंट्स नहीं करते हो, तो उसके केस में लीगल एक्शन इनिशिएट किया जा सकता है ऐसे पर्संस के खिलाफ जिन्होंने पैसे दे करके वापस नहीं किए हैं। उनके जो बचे बचाए एसेट्स होंगे उनको बेच दिया जाएगा ताकि आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स को क्लियर किया जा सके। जनरली अगर बात करें तो एक ऑफिशियल असाइनी या फिर जिसको हम लिक्विडेटर कह देते हैं, वो कोर्ट के द्वारा यहां पर क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। वो जो लिक्विडेटर होगा या जो ऑफिशियल असाइनी होगा, वो पर्सन क्या करेगा, जितने भी एसेट्स हैं उस कंपनी के, उनको बेच देगा, उनको रियलाइज कर देगा, उनका जो पैसा है उसको फर्दर बांट देगा क्रेडिटर्स के बीच में, जो इक्विटी होल्डर्स हैं उनके बीच में पैसे को बांट देगा। ठीक है, सबसे पहले तो सभी के सभी जो लाइबिलिटीज हैं उस कंपनी की, उनको पे ऑफ किया जाएगा, एंड उसके बाद अगर पैसा बचेगा तो कंपनी के ओनर्स में बांट दिया जाएगा। ठीक है, ये इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस होता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द बैंक्रप्सी, बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी से डेफिनेटली अलग होती है। बैंक्रप्सी एक लीगल डेक्लारेशन है। क्या लीगल डेक्लारेशन है? रिलेटेड टू ये वॉलेंट्री भी हो सकती है या फिर जो क्रेडिटर हैं पर्सन के, वो भी बैंक्रप्सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक्रप्सी तब होती है जब कोई पर्सन वॉलेंट्री अप्लाई करता है कि वो इनसॉल्वेंट हो गया है, एंड वो कोर्ट के पास चला जाता है कि भाई मेरे पास अब कुछ भी पैसा बकाया नहीं है, मुझे लिक्विडेट कर दिया जाए, और जो भी मेरे पैसे हैं, वो जो भी मेरा एस्टेट है उसको बेच दिया जाए, और उसके जो पैसे आएंगे उससे मेरे सारे के सारे जो भी क्रेडिटर्स हैं उनको पे ऑफ कर दिया जाए। ठीक है, तो बैंकरप्ट जब कोई पर्सन डिक्लेयर करता है, उसके बाद कोर्ट रिस्पॉन्सिबल होगा उसको लिक्विडेट करने के लिए, पर्सनल प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करने के लिए, एंड फर्दर उसी से उसके पैसे जो क्रेडिटर्स को हैं वो पे किए जाएंगे। ठीक है, अब जो बाकी की डेफिनेशंस हैं उनको यहां पर समझते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है जैसे मान लो कि बैंक से लोन लिया या सगे संबंधियों से लोन ले लिया या किसी भी पर्सन से, थर्ड पार्टी पर्सन जो कि रिलेटेड पार्टी नहीं है, उनसे लोन जो पर्सन हम लेते हैं उसको हम फाइनेंशियल क्रेडिटर की कैटेगरी में रख सकते हैं, जिनके लिए आपका फाइनेंशियल डेब्ट ऑन है। लेट्स से केस कि यहां पर XYZ कॉर्पोरेट है और XYZ कॉर्पोरेट ने लोन लिया है ABC से। ठीक है, तो ABC जो है
वो क्या है, दैट्स अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, वो यहाँ पर उनका फाइनेंशियल क्रेडिटर कहलाएगा। एंड देन इट्स रिलेटेड टू ऑपरेशनल डेप्ट। ऑपरेशनल डेप्ट क्या होता है, जो बेसिक आपके पास आईबीसी का सेक्शन 5 है वो डिफाइन करता है इसको, ऑपरेशनल डेप्ट को डिफाइन करता है कि क्लेम है, एक क्लेम है इन रिस्पेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज दी गई हैं उनके लिए एक क्लेम है, जिसमें पर्टिकुलरली क्या हो सकता है, डेप्ट हो सकता है, जिसकी पेमेंट अगर अराइज होंगी तो वो आपने पे करनी है किसको, आपने पे करनी सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को या फिर किसी लोकल अथॉरिटी को, ठीक है। तो वो ऑपरेशनल डेप्ट होता है, यानी कि जो प्रोविजंस होती हैं रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, उनके रिस्पेक्ट में एक क्लेम होगा जो कि पे किसको किया जाएगा, जो भी अपने पेबल पेमेंट्स करनी होंगी वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को या फिर किसी लोकल अथॉरिटी को करनी होगी, दैट इज द ऑपरेशनल डेप्ट, उसको ऑपरेशनल डेप्ट कहा जाता है। एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कौन होते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन्होंने बिजनेस करते हुए आपको पैसा उधारी पर दिया है, ठीक है, वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं। यानी कि मान लो अपने ट्रेड ट्रांजैक्शन की, उनसे रॉ मटेरियल परचेज किया, आपने क्रेडिट पर परचेज कर लिया, तो वो आपके ऑपरेशनल क्या हो गए, ऑपरेशनल आपका क्रेडिटर हो गए, ठीक है, वो होते हैं। नाउ लेट्स फर्दर मूव फर्दर, इट्स रिलेटेड टू कॉर्पोरेट डेप्टर। कॉर्पोरेट डेप्टर इज बेसिकली कॉर्पोरेट पर्सन। कॉर्पोरेट डेप्टर कौन होगा, कॉर्पोरेट पर्सन होगा जिसने कि पैसा उधार पर लिया है, वो कॉर्पोरेट डेप्टर हो जाएगा। एंड आईबीसी के अलग अलग पिलर्स के हैं, यानी कि आईबीसी को चलाने वाले पर्सन कौन से हैं, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है 2016 उसको चलाने के लिए चार महत्वपूर्ण पिलर हैं। वन इट्स रिलेटेड टू आईपी, दैट इज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसमें जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर रेगुलेटर होता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो एनसीएलटी है, ठीक है। बाकी दो जो आईपी है एंड आईयू है इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो लीगल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर देखो, लीगल एलिमेंट्स को समझो तो मैंने आपको जैसे बताया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेटर की तरह काम करेगा। इसके अलावा आपके पास आईपीए होते हैं, यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होती हैं, नेमली अभी 3 एजेंसीज हैं इंडिया में। और जो आईपी होते हैं वो किसी ना किसी एजेंसी के साथ रजिस्टर होने चाहिए, यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होंगे वो किसी के साथ रजिस्टर होने चाहिए। एंड ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं वो आईआरपी का काम भी करते हैं एंड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स भी होते हैं, आरपीज भी होते हैं, राइट। एंड फर्दर जो इन्फॉर्मेशन को सभी सहेजे हुए हैं वो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज होती हैं। इसके अलावा क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने पैसा उधार पर दिया हुआ है। जो क्रेडिटर्स हैं वो दो तरह के हैं, एक तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने लोन के रूप में पैसा उधार पर दिया है, दूसरे ट्रेड क्रेडिटर्स यानी कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने बिजनेस के दौरान पैसा जो है वो उधार पर दिया है, वो पर्सन होते हैं। इसी तरह से जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाती है जिसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के नाम से जाना जाता है। एंड फर्दर कॉर्पोरेट डेप्टर तो आप जानते हैं, यानी कि वो कॉर्पोरेट वाला पर्सन जिसने कि लोन लिया था, पैसा वापस नहीं कर पाया, तो उसने क्या किया, बैंक्रप्सी के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द डिफरेंट जो चीज़ें यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा जुडिशरी शामिल है, इसके अलावा एनसीएलटी शामिल होता है। एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनता है इन द केस ऑफ द कॉर्पोरेट। एंड फॉर द एनसीएलएटी भी होता है, यानी कि इसकी एपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि एनसीएलटी के खिलाफ अगर अपील करनी है तो कहाँ पे जाएगा पर्सन, एनसीएलएटी में जाएगा, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा। एंड फॉर द डीआरटीज हैं जो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज हैं इंडिविजुअल्स के लिए एंड पार्टनरशिप्स के लिए, तो डीआरटी यानी कि डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स होते हैं। एंड डीआरएटीज भी होते हैं, डेप्ट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं। एंड फॉर द हाईएस्ट अथॉरिटी इट इज द सुप्रीम अथॉरिटी इज सुप्रीम कोर्ट, वो भी यहाँ पर इस कोड के आप कह लीजिए डिफरेंट पार्ट्स में शामिल है, ठीक है। अभी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द रेगुलेटर। रेगुलेटर यानी कि आईबीबीआई। आईबीबीआई क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है। एंड ये रेगुलेशन करता है किनकी, जो भी प्रोफेशन है, जो भी प्रोसेस होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का, उसकी रेगुलेशन की जाती है किसके द्वारा, आईबीबीआई के द्वारा रेगुलेशन की जाती है। जितने भी देखो मेजर पार्ट आते हैं, मेजर पार्ट कहने का मतलब है चाहे हम आईपी की बात करें, वेदर वी टॉक अबाउट द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, या फिर हम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की बात करें, या फिर हम आईपीएई की बात करें, ठीक है, यानी कि जो आपके पास इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होती हैं उनकी बात करें, एंटिटीज की बात करें, आईयू यानी कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज की बात करें, वो सभी की सभी रेगुलेटरी सुपरविजन के अंदर आती हैं, किसके, आईबीबीआई के अंडर ही आती है। यानी कि अगर आईबीबीआई एक अम्ब्रेला है तो इन सभी की रेगुलेशंस होती हैं, चाहे वो आईयू है, चाहे वो आईपी है, चाहे आईपीए है, इन सभी की रेगुलेशन किसके पास आती है, आरपीवी1। इन सभी की रेगुलेशन जो है वो आईबीबीआई के अंडर आती है। दिस ऑल आर रेगुलाइज्ड बाय
IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा इनको रेगुलेट किया जाता है, राइट। फिर बात आती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होते हैं, दीज आर द फ्रंट लाइन वॉरियर, यानी कि ये लोग इंप्लीमेंट करते हैं आईपीसी को, आईबीसी को इंप्लीमेंट करने का मेजर वर्क जो है वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास रहता है। ये सभी वो प्रोफेशनल्स हैं जिनको लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है, जिनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है रेगुलेटर के पास, यानी कि आईबीबीआई के पास, ताकि ये अपना रोल अदा कर पाए। ये आपके पास इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का काम भी कर सकते हैं, ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का काम भी कर सकते हैं, ये लिक्विडेटर की तरह काम भी कर सकते हैं। यानी कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं वो इसमें से किसी भी एक तरीके से काम कर सकते हैं। इसमें कोई भी यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है कि ये किस तरह से काम करेंगे, ये किसी भी पॉइंट की तरह से यहाँ पर काम कर सकते हैं। यानी कि कोई भी रेजोल्यूशन प्रोफाइल जो होगा आपके पास प्रोसेस होगा, उसको कौन स्टार्ट करेगा? That will be done by the IP, and IP को लाइसेंस किससे लेना पड़ेगा? IP has to take the license from the IBBI, that is Insolvency and Bankruptcy Board of India से इनको लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है एंड रजिस्टर करवाना पड़ता है। एंड फर्दर उसके बाद ये कर सकते हैं काम, या तो IRP का काम करेंगे, या फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का काम करेंगे, या फिर लिक्विडेटर का काम करते हैं, या फिर बैंक्रप्सी ट्रस्टी का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सभी कामकाज इनके द्वारा किए जाते हैं। फिर बात आती है IPA के बारे में। आईपीए क्या है? दीज आर द बॉडीज विच आर रजिस्टर्ड विद द आईबीबीआई। ये बेसिकली एंटिटीज हैं, बॉडीज हैं जो कि आईबीबीआई के पास रजिस्टर्ड है। इनकी रजिस्ट्रेशन भी आईबीबीआई के पास चल रही है, यानी कि आईपी की रजिस्ट्रेशन भी आईबीबीआई के पास चल रही है। और जो आईपीए है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं, जो कि नेमली 3 एजेंसीज हैं इंडिया में, उनकी रजिस्ट्रेशन भी आईबीबीआई के पास होती है। एंड मेजरली जो भी बेस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है रिलेटेड टू द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, यानी कि हमने आईपी के बारे में बात करी ना, तो इनके रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स है वो कौन बनाएगा? वो आईपीए बनाती है, यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज बनाती हैं। इंडिया में 3 आईपीए हैं एंड हर एक आईपी को मेंबर होना पड़ता है इन आईपीए में, इन आईपीए का, यानी कि कम से कम एक आईपीए का मेंबर तो होना पड़ेगा आईबीबीआई से रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले। और ये 3 जो एजेंसीज हैं वो हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया and Institute of Cost Consult Accountants of India, insolvency professional entities, right? That's particularly IPEs। ठीक है, तो ये अलग अलग आपके पास IPAs हैं, 3 IPAs हैं। तो मेजर फंडा ये है कि रजिस्ट्रेशन इनकी भी IBBI के पास होगी एंड हर एक IP को मेंबर बनना पड़ेगा इस आईपी का। ठीक है, वो मैंडेटरी है। 3 आईपीएस हैं, वो मैंने आपको बता दिया। एंड मेजरली क्या है कि जो बेस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं रिलेटेड टू आईपी वो प्रमोट किए जाएंगे इनके द्वारा। ठीक है, ये मेजर चीज रहती है। फिर बात आती है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज के बारे में, यानी कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू द ऑल दी एंटिटीज, जो भी एंटिटीज इन्वॉल्व है वो किनके पास रहेगी? डेट विल बी अवेलेबल विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास रहेगी, यानी कि ये इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे फ्रॉम द डिफरेंट बैंक्स, या फिर एनबीएफसीज, या फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, या कॉर्पोरेट से, फर्म से, इंडिविजुअल से, या फिर किसी भी तरह से जो इंफॉर्मेशन है वो गेन करेंगे एंड उस इंफॉर्मेशन का पूल ये अपने पास बनाए रखते हैं। दैट्स एक्चुअली रिलेटेड इट। तो ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज हैं, यानी कि जितनी भी आप कह लो कि इंफॉर्मेशन रही है फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस, दैट इज टू बी विद द, वो इंफॉर्मेशन आपकी यूटिलिटीज के पास रहती है। ठीक है, फिर बात आती है रिलेटेड टू द क्रेडिटर्स, यानी कि जो क्रेडिटर्स की कमेटी है उसके बारे में। मैंने आपको बताया क्रेडिटर्स 2 तरह के हैं, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं और एक ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जैसे कि मान लो अपने बैंक से टर्म लोन लिया है, या फिर आपने डेप्ट डिबेंचर्स इशू किए थे, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशू किए थे, या फिर अपने बॉन्ड्स इशू किए थे, तो ये सभी क्या हो गए? जिन पर्सन ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, दोज आर योर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, वो सभी आपके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बन गए। ठीक है, और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कौन होंगे? ऑपरेशनल क्रेडिटर्स वो होंगे जिन्होंने आपको रॉ मटेरियल सप्लाई किया, गुड्स सप्लाई करी, या सर्विसेज आपको रेंडर करी एंड आपने अभी उनका पैसा जो था वो भी दिया नहीं है, राइट? दोज आर योर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, वो आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, राइट? इसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, दैट्स एनसीएलटी, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, वो होती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है फॉर द
इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की अगर हम बात करें रिलेटेड टू कॉर्पोरेट एंटिटीज, कंपनीज के बारे में, एलएलपीज के बारे में, या फिर और जो कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, उनके केस में जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो एनसीएलटी होती है। आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू सीआईआरपी। देखो सीआईआरपी जो होती है ना, जहां पर मिनिमम लोन अमाउंट ड्यू है वो 1 करोड़ रुपए का होता है, ठीक है, वहां पर सीआईआरपी एप्लीकेबल होता है। वहां पर डिफॉल्ट जो किया गया, अगर 1 करोड़ का मिनिमम है या उससे ज्यादा का है, तो वहां पर सीआईआरपी एप्लीकेबल होगा। इफ वी टॉक अबाउट द एमएसएमईज, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और 1 करोड़ से कम का अमाउंट इन्वॉल्व है डिफॉल्ट का, तो वहां पर प्री पैकेज जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है, पीआईआरपी जिसको हम कहते हैं, वो एप्लीकेबल होता है, ठीक है, इन केस ऑफ एमएसएमईज। अदरवाइज बाकी जो कॉर्पोरेट आपके पास पर्सन्स हैं जिनके केस में डिफॉल्ट 1 करोड़ से ज़्यादा का है या 1 करोड़ का है, वहां पर सीआईआरपी यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो होगा वो एप्लीकेबल होगा, राइट। एंड इनिशिएशन कौन करेगा सीआईआरपी का रेजोल्यूशन प्रोसेस जो होगा, वो स्टार्ट कौन करेगा? या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कर सकते हैं, या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर कर सकते हैं, या फिर कॉर्पोरेट डेब्टर खुद भी कर सकता है। उसको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी किसके पास? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब एप्लीकेशन फाइल की जाएगी एनसीएलटी के पास, उसके बाद जो सीआईआरपी का प्रोसेस है, यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का प्रोसेस है अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेप्टर, वो यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। एंड कम से कम अगर क्रेडिटर्स कर रहे हैं तो कम से कम 100 क्रेडिटर मिलकर के इसे शुरू करेंगे, 100 क्रेडिटर मिल करके इसको शुरू करेंगे। एंड फर्दर ये कम या फिर मिनिमम 10% होना चाहिए टोटल क्रेडिटर्स का, या तो मिनिमम 10% हो या फिर मिनिमम 100 क्रेडिटर्स इसको स्टार्ट करें, विच एवर इज लेसर। ये मैंडेटरी है, यानी कि कहने का मतलब है कि या तो 100 जो क्रेडिटर्स हैं वो स्टार्ट करें, या फिर 10% ऑफ टोटल क्रेडिटर्स, या फिर 10% ऑफ टोटल क्रेडिटर्स इस चीज को स्टार्ट करें। तब क्या होगा? तब जाकर के माना जाएगा, तब जाकर के कंसीडर किया जाएगा कि हाँ जी ये कंपनी के रिलेटेड एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट की जा सकती है। इसमें से जो भी लेस है, विच एवर इज लेसर, विच एवर इज लेसर, वो यहां पर अप्लाई करेगा, ठीक है जी। ये पॉइंट क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर बात आती है रिलेटेड टू मॉरेटोरियम। मॉरेटोरियम बेसिकली क्या है? कितने टाइम पीरियड में प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो एनसीएलटी जो है वो मॉरेटोरियम डिक्लेयर कर देगा, यानी कि उस टाइम के दौरान कंपनी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हो सकता। एंड एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो मॉरेटोरियम कब से स्टार्ट करेगा? जब आपने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट कर दिया है, राइट। तो जब आप इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, उस डेट से लेकर के इंसॉल्वेंसी का जब प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो एंड जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक का जो टाइम पीरियड होगा उसे मॉरेटोरियम पीरियड कंसीडर कर दिया जाएगा अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स, फोरक्लोजर, रिकवरी और इन्फोर्समेंट के अंडर सरफेसी जो कोई भी केस होगा। अगर एक बार मॉरेटोरियम एनसीएलटी ने लगा दिया, फिर कोई और कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई भी और कार्रवाई नहीं हो पाएगी किसी भी जगह पर। वहां पर मॉरेटोरियम लग गया है, यानी कि जब से आपके पास एप्लीकेशन आपके पास एडमिट हो चुकी है, कमेंसमेंट हो चुकी है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। एंड देन इट्स रिलेटेड टू रेजोल्यूशन प्लान। रेजोल्यूशन प्लान इज एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट? रेजोल्यूशन प्लान जो होता है वो बेसिकली क्या आता है कि पेमेंट कैसे की जाएगी, यानी कि आपके पास जो सीआईआरपी का प्रोसेस चलाया जा रहा है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का प्रोसेस चलाया जा रहा है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड जो कॉस्टिंग आएगी, इसकी पेमेंट करी जाएगी, वो कैसे की जाएगी? आप लिक्विडेशन वैल्यू जो होगी, यानी कि जब कॉर्पोरेट को लिक्विडेट कर दिया जाएगा, इन केस अगर कॉर्पोरेट को लिक्विडेट किया जाता है, तो जो कि डेफिनेटली किया ही जाएगा, तो उस सिनेरियो में उसकी लिक्विडेशन की जो वैल्यू होगी वो किस तरह से बांटी जाएगी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के बीच में, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के बीच में, या फिर और जिनके क्लेम्स शामिल है उनके बीच में, राइट। वो जिम्मेदारी, वो सब चीजें किस में कवर होती हैं? वो रेजोल्यूशन प्लान में कवर होती हैं। एंड वो अप्रूव करवाना पड़ता है, वो अप्रूव करवाना पड़ता है, जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है वहां पर अप्रूव उसे करवाना पड़ता है। एंड उसे एक अप्रूव्ड प्लान जो होता है उसको रेजोल्यूशन प्लान कहते हैं, एंड उसको इंप्लीमेंट भी करना होता है, ठीक है। और अगर कोई भी रेजोल्यूशन प्लान नहीं बनता, यानी कि कोई भी रेजोल्यूशन प्लान अगर आया ही नहीं, या फिर रेजोल्यूशन प्लान कोई भी कॉमन एजेंडा के साथ पास हुआ ही नहीं,
या फिर रेजोल्यूशन प्लान जो था वहां से कंपनी स्टेक होल्डर्स डेविएट करके या डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, उस सिनेरियो में कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए रिक्वेस्ट डाली जा सकती है। अभी उसके ऊपर भी आएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं टाइम नॉर्म्स के बारे में। देखो, इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो होता है ना, यहां पर टाइमलाइन क्या रहेगी, ठीक है, वो एक एजम्पशन के ऊपर बेस्ड होती है। क्या एजम्पशन बेस्ड होती है कि जब से आपने कमेंसमेंट की है सीआईआरपी की या पीआईआरपी की, उसी टाइम से आपने आईआरपी यानी कि जो आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल था उसने अपना चार्ज टेकअप कर लिया एज अ आईआरपी, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की तरह अपॉइंट उसे कर दिया गया है। एंड उसके बाद 180 डेज का टाइम पीरियड माना जाता है कि 180 दिन तो लग ही जाएंगे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर है। यानी कि टाइम नॉर्म के ऊपर एजम्पशन है, यहां पर क्या रहेगी, एक एजम्पशन रहती है। एजम्पशन इज दिस कि जब से आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ यानी कि एप्लीकेशन जो थी वो आपने लगा दी है एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। उसके बाद जैसे ही एप्लीकेशन एडमिट हुई है, आईआरपी को लगा दिया गया, इंसॉल्वेंसी जो आपके पास इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसे लगा दिया गया है यहाँ पर। एंड आफ्टर दैट 180 डेज का टाइम पीरियड रहेगा जिसमें आपने सीआईआरपी का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, राइट। फिर बात करते हैं इंटरिम जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आईआरपी है जिसको आपने अपॉइंट करना उसके बारे में, ठीक है। तो सीआईआरपी के प्रोसेस के तहत जो एनसीएलटी है, जैसे ही वो सीआईआरपी को एडमिट करेगी, इसके रिलेटेड जो एप्लीकेशन आपके पास आई है उसको एडमिट करेगी, सेम ऑर्डर के तहत जो एनसीएलटी है दैट विल बेसिकली बी अपॉइंटिंग whom, एनसीएलटी विल बी अपॉइंटिंग द IRP, interim resolution professional will be appointed by the NCLT itself at the same time with the same orders, right? तो NCLT जो करेगी वो IRP को क्या कर देगी, अपॉइंट कर देगी, प्रोवाइडेड कि कोई भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन ना चल रही हो, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है उसके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन ना चल रही हो, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो। ये चीज मैंडेटरी है, ठीक है, कि कोई उसके खिलाफ कोई एक्शन ना चल रहा ऑलरेडी। फिर यहाँ पर जो आईपी है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है उसको एज आईआरपी अपॉइंट कर दिया जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था आईपी जो होता है वो अलग अलग रोल्स अदा करता है ना। लाइक आईपी जो हो सकता है वो आपका आईआरपी यानी कि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी लग सकता है, या फिर आरपी भी उसे अपॉइंट किया जा सकता है, या फिर उसे लिक्विडेटर भी अपॉइंट किया जा सकता है, राइट। तो ये डिफरेंट रोल्स जो होते हैं आईपी के द्वारा इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। एंड आईपी जो होता है वो किसके साथ रजिस्टर्ड होता है, आईपी इज टू बी रजिस्टर्ड विद whom, is to get license from whom, it's to get the license from the IBBI, Insolvency and Bankruptcy Board of India, and further it also need to be a member of the IPA। उसको आईपीए का मेंबर भी बनना है आईपी को, एंड साथ के साथ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का तो पर्टिकुलरली आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, वो तो मैंडेटरी है। फिर ये वाला पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट एक्चुअली रिलेटेड टू द पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट क्या है कि जब आपने आईआरपी को अपॉइंट कर दिया, अब आईआरपी को अपॉइंट किसने किया, एप्लीकेशन देने पर एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो अपॉइंट करता है, किसको अपॉइंट कर देता है वो, आईआरपी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर देता है। और जैसे ही अपॉइंट किया है, जैसे ही अपॉइंट किया है उसके बाद विद इन द 3 डेज पीरियड, 3 दिनों के अंदर अंदर, विद इन 3 डेज जो आईआरपी है उसको एक पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। क्या पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी, एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में करोगे और एक वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में करोगे। क्या अनाउंसमेंट करोगे कि सीआईआरपी यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप उसके रिलेटेड एक पब्लिक अनाउंसमेंट कर दोगे एंड आप बोलोगे बेसिकली उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में कि इस कॉर्पोरेट को के खिलाफ सीआईआरपी का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके कोई भी क्लेम्स हैं, यानी कि कोई भी पैसा बकाया है जो आपने लेना है इस कॉर्पोरेट से, तो आप अपना क्लेम जमा करवाइएगा। सभी क्रेडिटर्स को इनवाइट किया जाता है आईआरपी के द्वारा, ठीक है, कि आप अपने क्लेम जमा करवाएं और साथ के साथ जो प्रूफ ऑफ क्लेम है जिसको पीओसी कहा जाता है वो भी जमा करवाएं। तो पब्लिक अनाउंसमेंट जो होती है 3 दिन के अंदर दी जाती है टू ऑल द क्रेडिटर्स, सभी क्रेडिटर्स को बताने के लिए कि आप आओ और अपने क्लेम जमा करवाओ, राइट। दैट इज द फंडा रिलेटेड टू इट। फिर वही बात आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। अब देखिए आपने तो न्यूज़पेपर में निकाल दिया 3 दिन के अंदर अंदर, अब सभी जो क्रेडिटर्स है वो इकट्ठे हो जाएंगे तो क्लेम आपके पास रिसीव होंगे। कहां से रिसीव होंगे, आपके पास फाइनेंशियल क्रेडिटर से सभी क्लेम रिसीव होंगे। फाइनेंशियल क्रेडिटर यानी कि थर्ड पार्टी पर्संस
जिन्होंने पैसे लेने थे, किससे, कंपनी से पैसे लेने थे, कॉर्पोरेट से पैसे लेने थे, तो आईआरपी जो है एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर बना देगा जिसमें सभी वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स शामिल रहेंगे जो कि रिलेटेड पार्टी नहीं है। और सीओसी को जैसे ही इनका गठन किया जाएगा, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की जाएगी, उसके बाद सीओसी को विद इन 7 डेज एक मीटिंग करनी पड़ेगी। दिस इज आल्सो मैंडेटरी कि विद इन 7 डेज जो सीओसी है यानी कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं उनको एक मीट करना पड़ेगा। फिर बात आती है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम यानी कि आईएम के बारे में। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो होता है दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू कंपाइलेशन, यानी कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हुम, रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट डेप्टर। जो कॉर्पोरेट डेप्टर है उसके अगेंस्ट जो भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट डेप्टर। एंड फर्दर इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी कि आरपी होता है, जो आईपी ही एक इस रोल को अदा करता है, वो इस सारी इंफॉर्मेशन को रेडी करता है, ठीक है। एंड ये इंफॉर्मेशन में जो कोई भी एसेट लायबिलिटी रहे हैं कॉर्पोरेट के, ठीक है, वो सभी भी शामिल रहेंगे। एंड जो भी लेटेस्ट एनुअल फाइनेंशियल बैलेंस शीट्स हैं वो भी शामिल रहेंगी। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 2 सालों की वो भी शामिल रहेंगी। जो भी क्रेडिटर्स थे, जो भी अमाउंट क्लेम किए गए हैं, जो भी क्लेम एडमिट किए गए हैं, सिक्योरिटीज कौन कौन सी अवेलेबल है, एंड फर्दर कितना अमाउंट पेंडिंग है, सब चीजें मेंशन की जाएंगी इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड, ठीक है। दैट इज द मेन फंडा। ये मेन फंडा रहता है। यहां तक का पॉइंट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तो बता दीजिए। अगर यहां तक का पॉइंट क्लियर हो चुका है तो जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। फिर इसके बाद स्टार्ट होता है लिक्विडेशन प्रोसेस। लिक्विडेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा? देखो, ऑटोमेटिकली तब इनिशिएट होगा अगर सीआईआरपी फेल हो जाता है, यानी कि सीआईआरपी का प्रोसेस जो कि आपको 180 डेज में सॉल्व करना था, अगर वो प्रोसेस फेल हो गया, या फिर कोई भी रेजोल्यूशन प्लान जो था या तो वो रिसीव ही नहीं हुआ, या कोई भी प्लान जो था वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूव ही नहीं किया। अगर ये कंडीशन रहती है, क्या क्या कंडीशन रही देखो। पहली कंडीशन रही कि सीआईआरपी, मेन चीज तो यही है कि सीआरपी जो होगा वो फेल हो जाएगा। एंड सीआईआरपी फेल होने का रीजन क्या होगा? मेजर रीजन तो ये होगा कि जो रेजोल्यूशन प्लान है वो अप्रूव ही नहीं हुआ, या फिर जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसने अप्रूव नहीं किया, या फिर ये भी हो सकता है कि स्टेक होल्डर्स ने अपनी जो राय रखी थी अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान से रिलेटेड उसमें डिफॉल्ट कर दिया हो। यानी कि रेजोल्यूशन प्लान तो अप्रूव हो गया था, लेकिन कोई स्टेक होल्डर जो था बाद में वो मुकर गया कि मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, तब भी पर्टिकुलर ये चीज होगी। या फिर क्रेडिटर्स, टोटल क्रेडिटर्स, उनका 66% ऑफ द वैल्यू, ठीक है, यानी कि 66% ऑफ द टोटल डेप्ट ड्यू, ठीक है, अगर उतने पर्सन कह देते हैं कि रेजोल्यूशन प्लान को इंप्लीमेंट करने से पहले, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को प्रिपेयर करने से पहले अगर वो कह देते हैं कि लिक्विडेट किया जाए कॉर्पोरेट डेप्टर को, तो भी कॉर्पोरेट डेप्टर को लिक्विडेट किया जाएगा। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर 66% ऑफ द कॉर्पोरेट डेप्टर जो है वो सॉरी क्रेडिटर्स जो है, अगर वो ये कह देते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को कंप्लीट करने से पहले, आईएम को बनाने से पहले, कि लिक्विडेट कर दिया जाए, तो लिक्विडेट कर दिया जाएगा, राइट। अब यहां पर फिर से बात आती है पब्लिक अनाउंसमेंट की। लिक्विडेटर जो होगा, जैसे ही उनको अपॉइंट किया जाएगा, देखो रेजोल्यूशन प्लान बन गया तब भी लिक्विडेटर आएगा, अगर अदरवाइज लिक्विडेट करना तब भी लिक्विडेटर आएगा। लिक्विडेटर तो होगा ही होगा, एंड आईपी लिक्विडेटर का हक भी अदा कर सकता है। तो लिक्विडेटर को जब अपॉइंट किया जाएगा तो वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है। एंड वो अनाउंसमेंट जो की जाएगी फिर से एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक रीजनल न्यूज़पेपर में की जाएगी। ये कहा जाएगा कि कॉर्पोरेट डेप्टर को हमने लिक्विडेशन में डाल दिया है विद इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज कि आप इसको लिक्विडेशन में डाल रहे हो, आप इसको लिक्विडेशन में डाल रहे हो। एंड फॉर द पब्लिक अनाउंसमेंट में लिक्विडेटर जो है वो प्रूफ ऑफ क्लेम भी यहां पर मांगेगा, किनसे? स्टेक होल्डर से, कि प्रूफ ऑफ क्लेम भी जमा करवाओ। एंड फर्दर अपॉइंटमेंट के बाद, ठीक है, अपॉइंटमेंट के बाद विद इन 5 डेज ऐसी पब्लिक अनाउंसमेंट जो है वो यहां पर की जाएगी। जैसे उसको अपॉइंट किया जाएगा विद इन 5 डेज ये अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि लिक्विडेट हम करने वाले हैं, और साथ के साथ इंटीमेशन कर दी जाएगी रजिस्टर ऑफ कंपनीज को, और बोल दिया जाएगा कि प्रूफ जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने प्रूफ ऑफ क्लेम्स को भी सबमिट कर दें, ठीक है, ये चीज उनको बोल दी जाएगी। एंड फिर बात आती है रिलेटेड टू पर्संस नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन, जो कि एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते हैं रिलेटेड टू कि वो क्रेडिटर हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के, राइट। तो सेक्शन 11 जो है आईबीसी एक्ट का वो कहता है कि वो पर्सन या वो एंटिटीज जो एंटाइटल्ड नहीं है
रिलेटेड टू जो CIRP प्रोसेस में एप्लीकेशन शामिल नहीं कर सकते उन पर्सन्स के बारे में। तो वो कॉरपोरेट जिसके ऊपर CIRP प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है या PIRP मीन्स प्री पैकेज जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी चल रहा है, वो पर्सन NCLT में एप्लीकेशन नहीं दे सकता रिलेटेड टू सम अदर कॉर्पोरेट कि इसको लिक्विडेट कर दिया जाए। फाइनेंशियल क्राइटर या ऑपरेशनल क्राइटर जो भी कॉर्पोरेट डेब्टर का है, अगर उसके ऊपर PIRP प्रोसेस के तहत कोई चीज चल रही है तो भी वो भी इसमें शामिल नहीं हो सकता, एप्लीकेशन नहीं दे सकता। कोई कॉर्पोरेट डेब्टर जिसने CIRP यानी कि जो आपके पास कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो पिछले 12 महीनों में अगर ऑलरेडी चल चुका है, एप्लीकेशन की डेट से पहले 12 महीने में अगर CIRP का प्रोसेस उसके ऊपर चला था तो भी वो पर्सन एप्लीकेशन नहीं दे सकता। कॉर्पोरेट डेब्टर जिसके ऊपर रेजोल्यूशन प्लान जो है वो अप्रूव हो चुका है वो भी अपनी एप्लीकेशन नहीं दे सकता। कॉर्पोरेट डेब्टर या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसने किसी भी तरह के रेजोल्यूशन प्लान की टर्म्स को वायलेट किया है, ठीक है, which was approved 12 months before the date of making the application under the chapter 4 over here, तो उस केस में उसकी एप्लीकेशन भी यहाँ पर नहीं ली जा सकती। इसके अलावा कॉर्पोरेट डेब्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ होम लिक्विडेशन ऑर्डर बना दिया गया है, वो पर्सन भी अपनी एप्लीकेशन नहीं दे सकता NCLT में रिलेटेड टू द CIRP प्रोसेस को स्टार्ट करने से रिलेटेड, ठीक है। तो कौन कौन से पर्सन नहीं दे सकते? वो पर्सन जिनके ऊपर CIRP चल रहा है या PIRP चल रहा है, या वो पर्सन जहां पर PIRP चल चुका है, या फिर वो कॉर्पोरेट डेब्टर जिनके ऊपर CIRP का प्रोसेस पिछले 12 महीने में शुरू हो चुका है, खत्म हो चुका है, या फिर वो कॉर्पोरेट डेब्टर जिनके ऊपर रेजोल्यूशन जो प्लान है वो अप्रूव हो चुका है, या वो कॉर्पोरेट डेब्टर या फाइनेंशियल क्रेडिटर जिन्होंने कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस वायलेट करी है रिलेटेड टू रेजोल्यूशन प्लान जो कि पिछले 12 महीने में अप्रूव हो गया था, ठीक है, एंड वो कॉर्पोरेट डेब्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ whom लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन मेड। तो पर्टिकुलरली इन सभी सिनेरियोज में जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं की जा सकती, राइट। फिर बात आती है रिलेटेड टू ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, यानी कि डेब्ट्स की पेमेंट की प्रायोरिटी कैसी रहेगी। सबसे पहले तो जो भी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन की कॉस्ट आई है उसको पे किया जाएगा, सबसे पहली प्रायोरिटी तो इसी की रहेगी। एंड फॉर द लिक्विडेशन की कॉस्ट आई है उसको निकाला जाएगा। एंड फर्दर अगर जो पर्सन काम कर रहे थे, वर्कमैन है जो, उनका पैसा ड्यू था उसको पे किया जाएगा। एंड जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा पे किया जाएगा। इसके अलावा जो फिर थर्ड पॉइंट पर आएगा, जो वेजेस पे करनी है एम्प्लॉयज़ की, अनपेड ड्यूज हैं जो एम्प्लॉयज़ के, उनको पे किया जाएगा। उसके बाद जो फाइनेंशियल डेप्ट हैं जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के हैं, ये ठीक है, उनको पे किया जाएगा। दैट विल बी फोर्थ प्रायोरिटी ओवर देयर। एंड इसके अलावा जो क्राउन डेप्ट है या फिर जो डेप्ट दिए गए हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर को एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के तहत, सरफेसी के तहत, वो उनको फिफ्थ पॉइंट के ऊपर रिकवर किया जाएगा। फिर जो भी इसके अलावा डेप्ट बचेंगे फिर उनको रिकवर किया जाएगा। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा, एंड में जाकर के इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है रिलेटेड टू द CIRP, दैट इज द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान, राइट। अगर यहां तक का वीडियो क्लियर हो गया तो जल्दी से जल्दी कंफर्म कर दीजिए। काइंडली प्लीज डू कंफर्म एट द अर्लीस्ट अगर आपको ये पॉइंट्स अभी क्लियर हो चुके हैं। ओके, सो ये पॉइंट के साथ हमारा जो आज का वीडियो है वो कंप्लीट होता है। एंड लेट्स हैव अ नाउ लुक एट द डिफरेंस ओवर हियर रिलेटेड टू CIRP एंड PIRP। तो एज आई टोल्ड यू, PIRP क्या रहता है? PIRP इज रिलेटेड टू द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये MSME के लिए होता है। एंड CIRP की बात करें तो ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है। तो ये कॉर्पोरेट डेब्टर्स के ऊपर इंप्लीमेंट होता है और ये MSMEs के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंप्लीमेंट होता है। PIRP के केस में जो अमाउंट होता है वो 1 करोड़ रुपए तक का अमाउंट कवर होता है, जबकि CIRP के केस में 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट होता है वो यहां पर कवर होता है, तो एप्लीकेशन दे सकते हो। अब यहां पर देखो, पर्टिकुलरली इनिशिएशन की बात करें तो जो कॉर्पोरेट डेप्टर है, यानी कि जो कॉर्पोरेट है वो ही यहां पर PIRP के प्रोसेस को इनिशिएट करता है, लेकिन उनको पहले शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर CIRP की बात करें तो कॉर्पोरेट डेप्टर खुद भी इनिशिएट कर सकता है, उनके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स भी शो कर सकते हैं, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं वो भी CIRP को इनिशिएट कर सकते हैं। टाइमलाइन की बात करें तो PIRP के केस में हाफ टाइम लगता है, यानी कि 90 डेज लगते हैं, जबकि इन द केस ऑफ CIRP इट टेक्स 180 डेज, जो कि एक्सटेंड हो सकते हैं मैक्सिमम टू 330 डेज, ठीक है। अदरवाइज विद इन 90 डेज उसको
खत्म करना होता है प्रोसेस को, एंड फर्दर पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है वो 120 डेज में कवर अप करना होता है, एंड फर्दर किसी भी तरह की एक्सटेंशन अलाउड नहीं है। 90 डेज का टाइम पीरियड होता है कि रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना पड़ेगा टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यानी कि एनसीएलटी के पास, ठीक है। तो विद इन 90 डेज प्लान जो है वो सबमिट करना पड़ता है एनसीएलटी के पास, एंड फॉर द टोटल प्रोसेस जो है 120 डेज के बीच में खत्म करना होता है। जबकि इन केस ऑफ सीआईआरपी इट इज 180 डेज, जिसको मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते हैं आगे अप टू 330 डेज, लेकिन पीआईआरपी की केस में किसी भी तरह की एक्सटेंशन जो है वो अलाउड नहीं है, ठीक है। और मैनेजमेंट कंट्रोल की बात करें तो कॉर्पोरेट डेप्टर जो होता है वो इन पोजेशन होता है, एंड फर्दर क्रेडिटर इन कंट्रोल होता है, एंड फर्दर इन केस ऑफ द सीआईआरपी इट इज अ मैनेजमेंट कंट्रोल की बात करें तो क्रेडिटर इन कंट्रोल होती है, यानी कि क्रेडिटर्स के पास चली जाती है मैनेजमेंट का कंट्रोल, ठीक है। फर्दर अगर पीआईआरपी फेल हो जाता है तो पीआईआरपी को टर्मिनेट कर दिया जाता है, या फिर लिक्विडेशन को स्टार्ट कर दिया जाएगा, या फिर सीआईपीआरपी को इनिशिएट कर दिया जाएगा। तो पर्टिकुलरली यहाँ तो देखो, अगर तो आपका जो पीआईआरपी है वो फेल हो गया, पीआईआरपी का प्रोसेस फेल हो गया, तो पीआईआरपी को टर्मिनेट कर देंगे, या फिर लिक्विडेशन को स्टार्ट कर देंगे, या फिर सीआईआरपी को इनिशिएट कर दिया जाता है। इन केस अगर सीआईआरपी फेल होता है तो लिक्विडेशन का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। मॉनिटोरियम की बात करें तो मॉनिटोरियम कमेंसमेंट की डेट से ही स्टार्ट हो जाता है, एंड इन केस ऑफ सीआईआरपी मॉनिटोरियम प्रोटेक्शन जो है वो जिस दिन से फाइलिंग की गई है प्ली की, उसी दिन से मॉनिटोरियम की प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाती है इन केस ऑफ सीआईआरपी, right? So these were the differences between these two, and I hope that you must have understood all the points over here, valid points over here. So this is related to chapter number 15 of the module C, and मेरा नाम है आशीष जैन। मैं आपके लिए ऐसे ही जेआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशंस एंड सर्टिफिकेशन की वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। और अगर आपको बीआरबीएल की पीडीएफ चाहिए तो आपको व्हाट्सएप करना है बीआरबीएल पीडीएफ, और उसे भेज देना है टू द नंबर 8360944207 पर। हम आपके साथ सभी पीडीएफ फाइल्स को शेयर कर देंगे। तो बैंकिंग ऑम्बर्ट्समैन स्कीम को लेकर के आया गया था 1995 में, ताकि सर्विसेज से रिलेटेड जो भी गैप आ रहा है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उनको रिजॉल्व किया जा सके। मेजर चीज थी रिलेटेड टू द डेफिशिएंसी ऑफ द सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज में अगर कमी पेशी है, जो सर्विस रेंडर की जानी है उन एंटिटीज के द्वारा जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तय की जाती हैं, रेगुलेट की जाती हैं, उनके लिए इस स्कीम को लाया गया था। तो ओम्बड्समैन वर्ड जो है उसका मतलब होता है पब्लिक ऑफिशियल, यानी कि एक पब्लिक ऑफिशियल जिसको अपॉइंट किया जाता है फॉर द सिटीजन इंडिविजुअल्स, यानी कि सिटीजन की कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस पर्सन को हायर किया जाता है। किसके खिलाफ? एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको दूर करने के लिए। और यह भी कहा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर ये निर्धारित होता है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि अगर ये फील होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एंड वो सेटिस्फाइड है कि ऐसा करना चाहिए, तो वो इस स्कीम को सस्पेंड करने के लिए भी ऑर्डर दे सकते हैं, एंड जो भी ऑपरेशंस होंगे इस स्कीम के वो बंद कर दिए जाएंगे। अगर हम ओम्बड्समैन की अपॉइंटमेंट की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक या उससे ज्यादा ऑफिसर्स को जिनका रैंक चीफ जनरल मैनेजर यानी कि सीजीएम लेवल का पर्सन है या फिर जनरल मैनेजर लेवल का पर्सन है, उनको बैंकिंग ओम्बड्समैन की ड्यूटीज को, फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, एंड इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो 3 साल से ज्यादा समय के लिए नहीं हो सकती है, ठीक है। इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, यानी कि आरबीआईओएस के नाम से इसको जाना जाता है। और 2021 में स्कीम आई थी। इस स्कीम ने 3 पहली स्कीम्स को आपस में मिला दिया था। ये 3 स्कीमें कौन कौन सी थी? बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 वाली है, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम फॉर द एनबीएफसीज 2018 एंड ओम्बड्समैन स्कीम फॉर द डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो कि 2019 में आई थी। इन तीनों स्कीम्स को मिला करके आपस में इकट्ठा करके एक स्कीम बना दी गई जिसका नाम है आरबीआईओएस, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओम्बड्समैन स्कीम, राइट। तो रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम जो है वो 2021 में आई थी, एंड इसका इफेक्टिव जो डेट है वो 12 ऑफ नवंबर 2021 है। स्कीम ने ग्रीवेंस के प्रोसेस को काफी ज्यादा आसान बना दिया। तो वो रेगुलेटेड एंटिटीज जिसमें सभी कमर्शियल बैंक्स, सभी प्राइवेट बैंक्स और सभी एनबीएफसीज, सभी पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, यानी कि जो भी एनईएफटी के साथ डील करते हैं या आरटीजीएस के साथ डील करते हैं या कोई भी पार्टिसिपेंट है, वो सभी इसमें कवर्ड है। साथ ही साथ जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं यानी कि सीआईसीज हैं, वो भी इसमें शामिल है। उनसे रिलेटेड जो कंप्लेंट है वो ली जा सकती है। मेजर पर्पस क्या है कि अगर किसी पर्सन को कोई कमी पेशी आती है रिलेटेड टू द डेफिशिएंसी इन सर्विस,
तो उसे रिमूव करना मेजर पार्ट है। उसको बहुत स्पीडियर वे में उसको रिजॉल्व करना, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में उसको रिजॉल्व करना और अच्छे से इसको रिजॉल्व करने का मेन ऑब्जेक्टिव इस स्कीम के अंदर लिया गया है। तो आरबीआईओएस है क्या, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ट्समैन स्कीम एक्चुअल में है क्या? ये कॉस्ट फ्री एक रिड्रेसल मैकेनिज्म है कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जिसमें अगर सर्विसेज में किसी तरह की डेफिशिएंसी रही है और वो एंटिटीज के द्वारा सर्विसेज दी गई हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेटेड है, तो उन्हें आरबीआईओएस के थ्रू रिजॉल्व किया जाएगा। अगर वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होती हैं उन एंटिटी के द्वारा या उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है और 30 दिन के लिए उनके ऊपर कोई भी यहां पर चुनाव नहीं किया जाता, तो आप ओम्बर्ट्समैन स्कीम के अंदर अपनी कंप्लेंट को दायर कर सकते हैं। और साथ के साथ जो इंटीग्रेटिंग किया गया, यानी कि 3 स्कीम्स को यहां पर इंटीग्रेट किया गया, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड जो जो रेगुलेटेड एंटिटीज इसके अंदर आती हैं वो सभी के सभी बैंक्स हैं, सभी के सभी एनबीएफसीज हैं, सीआईसीज हैं, सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सभी इसका पार्ट बनते हैं। और साथ ही साथ जो नॉन स्केड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, एंड जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं वो भी इस स्कीम के हम कहते हैं कि एम्बिट में आते हैं, राइट। एंड ये जो स्कीम है ये वन नेशन वन ओम्बर्ट्समैन अप्रोच को फॉलो करती है। एंड आरबीआई पर्टिकुलरली चाहता है कि सभी लोगों को निजात मिले जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे, राइट। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आरबीआई एजीआर यानी कि ऑल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेस फ्रेमवर्क के बारे में बताइएगा। तो एजीआर यानी कि ऑल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म जो है, जैसे कि नाम से पता लगता है कि ऑल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेसल है, यानी कि इससे अलावा जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है, तो उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत हम अगर मानते हैं ओम्बर्ट्समैन स्कीम के तहत जो सीईपीसीज होते हैं यानी कि कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल्स हैं वो शामिल है। एंड कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है सीईपीडी जो है वो इसमें शामिल है, राइट। तो ये फंक्शन जो है वो इस फ्रेमवर्क में कब आया था? 2021 में लाया गया था, यानी कि इससे पहले सीईपीसी या सीईपीडी नहीं होते थे। सीईपीसी उन कंप्लेंट्स को भी ले सकते हैं जो कि आरबीआईओएस के दायरे में नहीं आते, यानी कि जो कंप्लेंट्स आरबीआईओएस के दायरे में नहीं आएंगी रिलेटेड टू दोज रेगुलेटेड एंटिटीज विच आर नॉट रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो सीईपीसी के तहत जो कंप्लेंट्स हैं उनको संभाला जा सकता है। सीईपीडी जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एपिलेट अथॉरिटी को, यानी कि ओम्बर्ट्समैन के ऊपर भी एक एपिलेट अथॉरिटी है जहां पर आप ओम्बर्ट्समैन के खिलाफ अपील कर सकते हो, तो वहां पर सीईपीडी एक एपिलेट अथॉरिटी को असिस्टेंस देने का साधन है। आप ये सुनकर ये मान करके चलिएगा, राइट। फिर बात आती है कि कौन सी रेगुलेटेड एंटिटीज कवर्ड है आरबीआईओएस के अंदर। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं, एंड जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनका नेटवर्क जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा है, एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, वो सभी इसमें शामिल हैं। बाकी आपको कंप्लीट लिस्ट भी मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, राइट। फिर बात आती है कि ओम्बर्ट्समैन कौन होता है। ओम्बर्ट्समैन एक सीनियर ऑफिशियल पर्सन है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ताकि जो भी कंप्लेंट्स है कस्टमर्स की रिलेटेड टू द रेगुलेटेड एंटिटीज उनको रिजॉल्व किया जा सके। डेफिशिएंसी इन सर्विस का मतलब क्या होता है? जैसे जिस तरह की फाइनेंशियल सर्विस दी जानी चाहिए, जिस तरह की सर्विस मिलनी चाहिए उस तरह की सर्विस नहीं मिल रही है, वहां पर कोई कमी पेशी है जिसकी वजह से पर्सन को या तो फाइनेंशियल लॉस हो गया या उनका डैमेज हो गया, तो उसे पर्टिकुलरली डेफिशिएंसी इन सर्विस हम कंसीडर करेंगे। अब बात आती है कि डिप्टी ओम्बर्ट्समैन कौन होता है। इन केस ऑफ द ओम्बर्ट्समैन स्कीम यानी कि आरबीआईओएस के अंदर डिप्टी ओम्बर्ट्समैन भी होता है। डिप्टी ओम्बर्ट्समैन भी एक सीनियर ऑफिसर होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, जो असिस्ट करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ओम्बर्ट्समैन पर्सन को रिलेटेड टू रेजोल्यूशन ऑफ द कंप्लेंट्स ओवर देयर। एंड डिप्टी ओम्बर्ट्समैन का मेन मोटिव होता है कि वो एक कंप्लेनेंट और रेगुलेटेड एंटिटी के बीच में, कंप्लेनेंट यानी कि जिसने कंप्लेंट की है, रेगुलेटेड एंटिटी यानी कि बैंक वगैरह जो भी होगा, उनके बीच में समझौते के तहत यानी कि कंसलेशन के तहत या फिर मीडिएशन जिसको हम कहते हैं उसके तहत कंप्लेंट को डिस्पोज ऑफ करवाने की कोशिश करें। दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द मेजर पार्ट ऑफ द डिप्टी ओम्बर्ट्समैन। फिर बात आती है कि एडवांटेज क्या है एजीआर फ्रेमवर्क का, यानी कि ऑल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेसल फ्रेमवर्क का क्या एडवांटेज है इन केस ऑफ द आरबीआईओएस स्कीम। तो आरबीआईओएस में जो प्रोसेसेस हैं उनको काफी ज्यादा आसान बनाया गया है।
आप इवन एक ही जगह पर फिजिकल मैनर में या ईमेल के तहत अपनी कंप्लेंट को जमा करवा सकते हैं। एंड और ज्यादा रेगुलेटेड एंटिटीज जो है वो इस दायरे में शामिल की गई हैं। एंड साथ के साथ जो ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर कंप्लेंट को शामिल किया जा सकता था उनको भी इंक्रीज कर दिया गया है। एंड अब यहां पर जो कंप्लेंट्स है वो डेफिशिएंसी से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट हो सकती है सर्विसेज में जिसको शामिल किया जा सकता है। जो कंप्लेनेंट रहते हैं वो अपनी कंप्लेंट्स को ऑनलाइन जो सीएमएस पोर्टल है वहां पर भी दे सकते हैं, या फिर ईमेल या फिर फिजिकल मैनर में जो कंप्लेंट है वो सीआरपीसी के पास भी भेजी जा सकती है, जो पर्टिकुलरली कौन सी है, जो चंडीगढ़ में जिसका ऑफिस है। ठीक है, तो वहां पर भी आप जो कंप्लेंट है फिजिकल फॉर्म में भेज सकते हैं। ठीक है, अब या क्या बेनिफिट है यहां पर कंप्लेनेंट को लेकर के, लेट्स हैव डिस्कस दोस पर्टिकुलर थिंग्स। तो प्रोसेस काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गया है। कंप्लेंट जो है वो ऑनलाइन भी जमा करवाई जा सकती है, और साथ ही साथ सीआरपीसी के पास यहां पर कंप्लेंट जो है वो फिजिकल फॉर्म में कहीं पर भी फिजिकल फॉर्म में भी जमा करवाई जा सकती है। एंड आपको एक एड्रेस एंड एक ईमेल आईडी जो है वो देनी पड़ेगी जहां पर आप सभी चीजों के साथ डील कर पाएंगे। एंड आपको ऑटोमेटिक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है। कंप्लेनेंट जब भी कंप्लेंट फाइल करेगा साथ के साथ उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ही उनको कंप्लेंट का एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाएगा। एंड उनके पास रियल टाइम ट्रैक करने का भी, स्टेटस अवेलेबिलिटी का भी एक फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा कि वो देख सकते हैं कि रियल टाइम में उनकी कंप्लेंट कहां तक पहुंची है। और अब ये फैसिलिटी आईओएस के तहत यानी कि आरबी आईओएस के तहत प्रोवाइड की जानी है। वन नेशन वन ऑम्बर्ड्समैन अप्रोच को फॉलो किया जाना है। एंड साथ के साथ आप अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, अगर ऑम्बर्ड्समैन आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो आप सीएमएस में ही वो डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर सकते हैं। और साथ के साथ इंटीमेटिंग जो डिसीजन रहेगा या फिर कंप्लेंट के क्लोजर होने से आपको जो डिटेल वर्जन लेटर मिलना होता है वो भी आपको सीएमएस के तहत ही मिल जाएगा। एंड अगर आप चाहें तो अपनी फीडबैक भी सबमिट करना कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, लेट्स से आपने किसी हियरिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आप वर्चुअली भी उस हियरिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस में, नियरेस्ट ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा, या जो गाइडलाइंस आपको दी जाएंगी उनको फॉलो करते हुए भी आप उन कंप्लेंट से पर्टिकुलरली उनमें डील कर सकते हैं, उसमें वर्चुअली शामिल हो सकते हैं rather than going to the office itself or the judgment itself, right? फिर बात आती है कि सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर क्या है, यानी कि सीआरपीसी के बारे में डिटेल में बता देते हैं। तो सीआरपीसी यानी कि सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चंडीगढ़ में सेटअप किया गया है, ताकि जो कोई भी कंप्लेंट्स फिजिकल मोड में रिसीव होनी है वो चंडीगढ़ में रिसीव की जाएंगी। चंडीगढ़ में जो सीआरपीसी फैसिलिटी है वहां पर सबमिट की जाएगी। सीआरपीसी जो है उन सभी कंप्लेंट्स की इनिशियल स्क्रूटिनी यानी कि प्राइमा फेसी जो कंप्लेंट्स को देखना परखना है उसका काम कौन करेगा, वो सीआरपीसी करेगा, उनकी प्रोसेसिंग करेगा एंड उनको सीएमएस में यानी कि जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें अपलोड कर देगा, जहां से वो कंप्लेंट्स फर्दर आरबीआई के ओम्बर्ड्समैन को या फिर सीईपीसी के पास जाएंगी फॉर द रिड्रेसल पर्पसेस। देखो, ओम्बर्ड्समैन के पास जाएंगी अगर रेगुलेटेड एंटिटी के खिलाफ है जो कि आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड है, लेकिन अगर वो रेगुलेटेड नहीं है तो कहां पर जाएगी फिर कंप्लेंट, सीईपीसी में चली जाएगी। एंड व्हाट इज द कॉन्टैक्ट सेंटर ऑफ आरबीआई एंड हाउ इट कैन बी असेस्ड बाय द कंप्लेनेंट्स। तो जो कॉन्टैक्ट सेंटर है आरबीआई का वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कंप्लेनेंट रीच आउट कर सकता है। अब कॉन्टैक्ट सेंटर बेसिकली हेल्प क्या करेगा, आपको अगर ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करनी है उसके प्रोसीजर को लेकर के आपको हेल्प चाहिए, या फिर आप कंप्लेंट जो लॉन्च कर चुके हैं आरबीआई के पास उसका स्टेटस जानना चाहते हैं, तो उनमें कॉन्टैक्ट सेंटर आपकी हेल्प करेगा। कॉन्टैक्ट सेंटर जो है उसमें इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है यानी कि आईवीआरएस है। आप टोल फ्री नंबर #14448 पर कॉल कर सकते हैं 24/7, ये फैसिलिटी अवेलेबल है। एंड फर्दर कॉन्टैक्ट सेंटर पर्सनल भी अवेलेबल रहते हैं, यानी कि जो वहां पर लोग काम करते हैं वो भी सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक अवेलेबल रहते हैं, वीकडेज के ऊपर एक्सेप्ट द नेशनल हॉलीडेज। एंड ये सर्विस जो है कॉन्टैक्ट सेंटर के ऊपर ये आपके पास अवेलेबल रहती है इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में, और साथ के साथ 10 रीजनल लैंग्वेज में भी ये सर्विस अवेलेबल रहती है 9:30 बजे से लेकर के शाम को 5:15 बजे तक। ठीक है, तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं टोटल जो यहां पर आपको बताई गई हैं, आप चाहें तो इनको रीड आउट कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट राइट नाउ। तो कैन द कंप्लेंट्स बी विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओम्बर्ड्समैन अंडर द आरबी आईओएस 2021 बी फाइल्ड थ्रू द कॉन्टैक्ट सेंटर? तो नहीं,
कंप्लेंट आप कॉन्टैक्ट सेंटर के थ्रू फाइल नहीं कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट सेंटर आपको असिस्ट करता है कि आप कंप्लेंट ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं या फिजिकल मोड में कैसे फाइल कर सकते हैं, आपको क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करवाता है, आपको एजियर मैकेनिज्म जो बनाया गया, ऑल्टरनेट जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके बारे में बताता है। अगर आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस जानना चाहते हैं उसके बारे में बताता है। लेकिन अगर आप कहें कि ऑनलाइन कंप्लेंट ये फाइल कर देंगे, दैट इज नॉट टू बी डन बाय द कॉन्टैक्ट सेंटर। फिर बात आती है कि ओम्बड्समैन कहां पर लोकेटेड है एंड क्या मुझे स्पेसिफिकली ओम्बड्समैन के ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो प्रेजेंटली अगर हम ऑफिसेज की बात करते हैं एज ऑन 2023, तो 22 लोकेशंस के ऊपर ओम्बड्समैन के ऑफिसेज हैं। लेकिन कंप्लेनेंट को वहां पर जाने की जरूरत नहीं है कंप्लेंट फाइल करने के लिए। वो सीएमएस के थ्रू ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं या फिर सीआरपीसी चंडीगढ़ में फिजिकल मोड में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन सी रेगुलेटेड एंटिटीज कवर की जाती हैं आरबीआईओएस स्कीम के अंदर, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज शामिल हैं। तो बैंक्स जिसमें सभी पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक शामिल है। स्केड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शामिल है जिनका डिपॉजिट जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा है, वो सभी इसमें शामिल रहेंगे। इसके अलावा एनबीएफसी जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, वो भी इसमें शामिल है। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इसके दायरे में शामिल नहीं है, ओम्बड्समैन के दायरे में शामिल नहीं है। जो पर्टिकुलरली एनबीएफसी डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती हैं वो इसके दायरे में आती हैं, या जिनका कस्टमर इंटरफेस है, चाहे वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन जिनका कस्टमर इंटरफेस है, जिनका एसेट साइज जो है 100 करोड़ से ज्यादा है, वो यहां पर ओम्बड्समैन के दायरे में शामिल की गई है। एनबीएफसी से रिलेटेड 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वन, इट इज रिलेटेड टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इसमें शामिल नहीं है। दूसरी चीज, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है या तो वो, या फिर जिनका कस्टमर इंटरफेस है और नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़, एसेट साइज नॉट नेटवर्थ, एसेट साइज जो है वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, वो इसके दायरे में आती हैं। और अगर बैंक की बात करें तो जो स्केड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ से ज्यादा है, वो भी इसमें शामिल है। सिस्टम पार्टिसिपेंट की बात करते हैं तो वो सभी आप कह लीजिए एंटिटीज जो डील कर रही हैं, जो एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस, यूपीआई, बीबीपीएस, भारत क्यूआर कोड या यूएसएसडी कोड के साथ डील कर रही हैं, या फिर एईपीएस के साथ डील कर रही हैं, वो भी इसके दायरे में आती हैं। इसके अलावा जो भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं जैसे कि सिबिल, इक्विफैक्स, ये सभी भी इसके दायरे में आती हैं, राइट। अब बात आती है कि व्हाट हैपेंस टू द कंप्लेंट इफ द ग्रीवेंस इज अगेंस्ट एन एंटिटी रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन वो आरबीआईओएस स्कीम में कवर नहीं होती है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, अगर कोई ऐसी एंटिटी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तो रेगुलेट की जाती है लेकिन आरबीआईओएस स्कीम में कवर्ड नहीं है, तो उस कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा सीईपीसी को, ठीक है। तो सीईपीसी के पास वो कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी जाएगी एंड वो उसके साथ डील करेंगे। फिर बात आती है रिलेटेड कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ द कंप्लेंट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है, यहां पर ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं कंप्लेंट करने के लिए। देखो मेजर चीज क्या है कि सभी कंप्लेंट्स डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस से रिलेटेड होंगी तो वो उसमें शामिल की गई हैं, लेकिन एक्सेप्शन भी यहां पर साथ में दी गई है, तो उनके बारे में हम डिटेल कवर करेंगे कि कौन सी कंप्लेंट्स शामिल नहीं हो सकती। तो जो कंप्लेंट डायरेक्टली फाइल की गई हैं ओम्बड्समैन के पास, यानी कि आपको एक प्रोसेस बताया गया। प्रोसेस क्या बताया गया, लेट्स से द केस कि पर्सन ए को कोई दिक्कत आ रही है ब्रांच XYZ के साथ, तो पर्सन ए के लिए जरूरी है सबसे पहले कि वो अपनी एक एप्लीकेशन रिक्वेस्ट दे। किसको ये फॉरवर्ड करेगा, सबसे पहले XYZ बैंक को फॉलो करे और कम से कम 30 दिन की वेट करे, कम से कम मिनिमम आप कह लो कि 30 डेज की यहां पर ये वेट करे कि कोई ना कोई रिप्लाई आ जाए। अगर 30 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाता है और पर्सन है उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर XYZ जो बैंक है वो कोई सोल्यूशन ही नहीं बताता, या फिर अगर सोल्यूशन बताते हैं तो सेटिस्फाइड नहीं है। इन्हीं दो कंडीशंस में आप कंप्लेंट कर सकते हैं और आपके पास 1 साल का समय होता है। XYZ बैंक ने मान लो यहां पर कंप्लेंट फाइल की गई थी, 1 जनवरी को आपने एप्लीकेशन दी थी और 30 जनवरी तक आपके पास कोई भी रिप्लाई नहीं आया, 30 जनवरी 2024 तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया, तो आप उसके बाद 30 जनवरी 2025 तक अपना केस फाइल कर सकते हैं ओम्बड्समैन के पास अंडर द आरबीआईओएस स्कीम। तो आरबीआईओएस स्कीम के तहत आप 30 जनवरी 2025 यानी कि जो डेट थी
आपके पास लास्ट, जब तक आपके पास रिप्लाई आना चाहिए था, वो बनती थी 30 जनवरी। या फिर मान लो कि आपके पास रिप्लाई आ गया, सेकंड केस मानते हैं कि 17 जनवरी 2024 को आपके पास रिप्लाई आ गया, ठीक है। तो उसके केस में लिमिटेशन आपका बनेगा अप टू 17 ऑफ जनवरी 2025 तक का, ठीक है। तो अगर तो कोई रिप्लाई नहीं आया, इफ नो रिप्लाई, तो जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी उससे आप 30 दिन आगे लेंगे, और उसके बाद 1 साल तक आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास रिप्लाई आ गया लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो जिस दिन आपके पास रिप्लाई आया है उस डेट से लेकर के 1 साल तक आप अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसके बाद कंप्लेंट फाइल करी या बिना बैंक के पास जाते हुए कंप्लेंट फाइल करी, तो डेफिनेटली जो ओम्बड्समैन है वो आपकी कंप्लेंट को वापस कर देंगे, क्योंकि ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर कहा भी गया, कंप्लेंट मेड आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट, तो डेफिनेटली आपकी कंप्लेंट फाइल नहीं की जाएगी। एंड फॉर द कंप्लेंट्स विच हैव बीन ऑलरेडी डेल्ट बाय द ओम्बड्समैन, अगर कोई ऐसी कंप्लेंट है जिसके ऊपर ओम्बड्समैन ऑलरेडी डील कर चुके हैं और जजमेंट दे चुके हैं, या सीईपी से अपनी जजमेंट दे चुके हैं, या ऑलरेडी प्रोसेस में है या पेंडिंग है किसी कोज ऑफ एक्शन के कारण, किसी चीज के फॉलो नहीं किया गया, तो भी वो कंप्लेंट्स को वापस कर दिया जाएगा। एंड फर्दर अगर कंप्लेंट किसी कमर्शियल जजमेंट को लेकर के, डिसीजन को लेकर के, जैसे मान लो बैंक कहता है मैंने लोन नहीं देना, तो उसके रिलेटेड कंप्लेंट आप आरबीआई ओएस में नहीं कर सकते। काइंडली प्लीज मार्क दिस पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसके साथ रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ ऑलरेडी। तो अगर लोन से रिलेटेड कोई कंप्लेंट होती है तो वो फाइल नहीं करी जा सकती, किसके पास, आरबीआई ओएस में कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर कंप्लेंट किसी डिस्प्यूट से रिलेटेड है, यानी कि वेंडर और रेगुलेटेड एंटिटी के बीच में कंप्लेंट है, तो वो भी ओम्बड्समैन में कवर नहीं होगी, क्योंकि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप के तहत कंप्लेंट फाइल की जाएगी ओम्बड्समैन के अंदर, नॉट रिलेटेड टू वेंडर कस्टमर रिलेशनशिप, राइट। तो उसमें कंप्लेंट फाइल नहीं की जा सकती। एंड फर्दर कंप्लेंट जो है एड्रेस टू अदर अथॉरिटीज, यानी कि आपने ऑलरेडी एड्रेस की हुई है अदर अथॉरिटीज को, आपने डायरेक्टली एड्रेस नहीं करी है ओम्बड्समैन को, तो उस कंप्लेंट को भी वापस कर दिया जाएगा। एंड फर्दर अगर जनरल ग्रीवेंसेस हैं रिलेटेड टू मैनेजमेंट, जनरल ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू मैनेजमेंट, कि बैंक को ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, तो उस पर्टिकुलर केस में भी कंप्लेंट आपकी नहीं रेज होगी। आपकी कंप्लेंट तब रेज होगी जब जनरल नहीं है, जब वो आपके खुद के लेकर है कि आपको सर्विसेज दी गई लेकिन प्रॉपर नहीं दी गई, उनसे रिलेटेड अगर कंप्लेंट है तो उसको शामिल किया जाएगा, अदरवाइज कंप्लेंट को शामिल नहीं किया जाएगा। एंड अगर किसी डिस्प्यूट से रिलेटेड है, लेट्स से केस अगर कोई रेगुलेटेड एंटिटी ने कंप्लायंस नहीं करा स्टैट्यूटरी पोजीशन को लेकर के, तो डेफिनेटली उस केस में भी आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। अगर मान लो रेगुलेटेड एंटिटी का किसी और रेगुलेटेड एंटिटी के साथ झगड़ा है, 11th नंबर पॉइंट देखेगा, तो उसके केस में भी कंप्लेंट फाइल नहीं हो सकती है। एंड कंप्लेंट्स जहां पर ये है कि डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस तो है, लेकिन वो पर्टिकुलर रेगुलेटेड एंटिटी, जो रेगुलेटेड एंटिटी रेगुलेट की नहीं जा रही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, लेट्स से केस कोई और डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो वो आरबीआई की तरह रेगुलेटेड ही अगर नहीं है, तो डेफिनेटली तब भी कंप्लेंट फाइल नहीं हो सकती, राइट। फिर 12th पॉइंट देखिएगा, अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है जहां पर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है रेगुलेटेड एंटिटी में, वहां पर भी नहीं है। देखो सिंपल सा फंडा बता दिया कि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इज रिक्वायर्ड, ये तो चीज मस्ट है कि आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो, तभी कंप्लेंट फाइल हो सकती है, अदरवाइज नॉट। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए। और अगर कोई कंप्लेंट ऑलरेडी पेंडिंग है, देखो किसी कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, आर्बिट्रेटर के पास पेंडिंग है, या किसी फॉरेनर में पेंडिंग है, या किसी अथॉरिटी में पेंडिंग है, या फिर सेटल हो चुकी है या डील किया जा चुका है, तो उसके केस में भी कंप्लेंट को वापस कर दिया जाएगा। एंड कंप्लेंट अगर वो अब्यूसिव है या फिर भड़काऊ नेचर की है, वेक्शियस है, तब भी उस कंप्लेंट को वापस कर दिया जाएगा। एंड कंप्लेंट अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के बाद की गई है, तब भी कंप्लेंट को वापस कर दिया जाएगा। अगर कंप्लीट डिटेल्स कंप्लेंट से रिलेटेड प्रोवाइड नहीं की गई, एंड फर्दर जो डिटेल्स दी गई हैं वो स्पेसिफिक नहीं है, एक्शनेबल नहीं है, तब भी कंप्लेंट को वापस कर दिया जाएगा। अगर कंप्लेंट एजेंट के थ्रू ना देते हुए एडवोकेट के थ्रू दी गई है, यानी कि आप एजेंट के थ्रू तो दे सकते हैं लेकिन एडवोकेट के थ्रू नहीं दे सकते, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, तो उस कंप्लेंट को भी वापस कर दिया जाएगा अगर आपने एडवोकेट के थ्रू दी है। एंड फर्दर कंप्लेंट अगर यहां पर सुजेशन ऑफर कर रही है या गाइडेंस मांगी गई है, तो भी उस कंप्लेंट को वापस कर दिया जाएगा। जहां पर आप सुजेशंस मांग रहे हैं, दे रहे हैं, या फिर गाइडेंस मांग रहे हैं, उसको भी वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 18 टोटल रीजंस है। आपको एज इट इज, अब देखो, अब इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको एक स्टोरी मैनर में इनको याद रखना है। तो आप एक बार दोबारा से अगर इनको रीड कर लेंगे तो भी आपके ये सभी पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, राइट। फिर बात आती है कि कोई कंप्लेंट कब कर सकता है। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था
कि कंप्लेनेंट को सबसे पहले तो जो कंसर्न्ड रेगुलेटेड एंटिटी है उसी को रीच आउट करना पड़ेगा। अगर रेगुलेटेड एंटिटी रीच आउट करने के बाद 30 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं करती तब आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। या फिर अगर कंप्लेंट उनकी रिजेक्ट कर दी जाती है, यानी कि आपने जो उनको अपनी प्रेजेंटेशन दी रेगुलेटेड एंटिटी को, उन्होंने उसको डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो आप आगे कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। या उन्होंने रिप्लाई दिया लेकिन आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो मेजर 3 चीजें हैं। कौन सी चीजें हैं? कि आपने एप्लीकेशन दी, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं करा। दूसरी चीज, आपने एप्लीकेशन दी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। तीसरी चीज, आपने एप्लीकेशन दी, उन्होंने रिप्लाई दिया लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस चीज में। तीनों केसेस में आप जा सकते हो किसके पास? आरबीआई ओएस के पास जा सकते हो कंप्लेंट, लेकिन आपको 1 साल के अंदर अंदर करवानी पड़ेगी। यानी कि अगर तो उन्होंने कंप्लेंट को रिस्पॉन्ड नहीं किया तो 30 दिन के बाद 1 साल तक। अगर उन्होंने कंप्लेंट को रिस्पॉन्ड कर दिया लेकिन रिजेक्ट कर दिया तो जिस डेट से रिजेक्शन किया उसके के बाद 1 साल तक। अगर उन्होंने रिप्लाई दिया लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो जिस दिन रिप्लाई किया था उस दिन से लेकर के 1 साल तक आपको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। दिस इज अ लिमिटेशन लॉ, दिस इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लिमिटेशन लॉ। तो हमने लिमिटेशन से रिलेटेड भी वीडियो को कवर किया था। आई होप कि आप इस टॉपिक को आसानी से समझ पा रहे हैं। अगर वीडियो को समझ पा रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें और वीडियो को शेयर भी करें। अच्छा, कम से कम डिटेल्स क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी? सबसे पहले कंप्लेनेंट को अपना जो नाम है, एज, जेंडर वो बताना पड़ेगा। कंप्लीट एड्रेस बताना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप वर्चुअली ऑनलाइन दे रहे हैं मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा। एंड फर्दर जिस रेगुलेटेड एंटिटी से आपने सर्विसेज दी है, जहां पर एजिटेशन है, जिसके अगेंस्ट आपने कंप्लेंट फाइल करनी है, उसका नाम, ब्रांच का नाम, एंड कंसर्न अगर पर्सन है उसका नाम। कंप्लीट फैक्ट्स आपको देने पड़ेंगे कंप्लेंट के रिलेटेड की, ट्रांजैक्शन की क्या डिटेल्स थी, क्या दिक्कत थी, अकाउंट नंबर क्या था, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, ये वो सब इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एंड फर्दर रिलेटेड टू द रिप्रेजेंटेशन सबमिट, अब कौन सी डेट को आपने रिप्रेजेंटेशन को सबमिट किया था रेगुलेटेड एंटिटी के पास रिड्रेसल पर्पसेस के लिए, आपके पास अगर कोई रिप्लाई आया तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। एंड आपको जो लॉस उठाना पड़ा है, जो नुकसान आपको हुआ है, वो किस नेचर का है एंड कितने अमाउंट का है। अब ना यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि देखो, जो आरबी आईओएस है, जो आरबी आईओएस है, ये मैक्सिमम अवार्ड देता है 20 लाख तक का। ठीक है, मैक्सिमम अवार्ड देता है 20 लाख तक का अवार्ड देता है। अगर आपने कोई कंप्लेंट फाइल करी एंड आपने कह दिया कि इसमें मेरा नुकसान जो है वो 30 लाख रुपए का है, मुझे 30 लाख की भरपाई करके दो, तो आपकी कंप्लेंट आरबी आईओएस एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज समझ गए? अगर आपने मान लो कोई कंप्लेंट करी एंड आप कहते हो कि बैंक को मैंने यहाँ पर मेरी शिकायत है और मेरा नुकसान जो है 20 लाख से ज़्यादा है, 30 लाख का है, 21 लाख का है, तो आरबी आईओएस आपकी कंप्लेंट जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला। एंड आपको ये एक डिक्लेरेशन दी जाती है दैट द कंप्लेंट इज नॉट नॉन मेंटेनेबल एज पर द क्लोज। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी आपको। एंड फर्दर क्या कोई चार्ज होता है कि आप कंप्लेंट फाइल करते हो? तो कोई भी चार्ज नहीं है। आप ऑनलाइन जमा करवाते हो, आप सीआरपीसी में जमा करवाते हो, कोई भी चार्ज नहीं है। आपकी कंप्लेंट को बिना किसी पैसे से रिजॉल्व किया जाएगा। एंड अगर मॉनेटरी लिमिट की बात करें तो दो चीज मैंने आपको भी बताई, दैट इज अ मॉनेटरी लिमिट फॉर द अवार्ड पर्पजेस एंड आल्सो फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द कंप्लेंट, राइट। तो ये जो लिमिट है ये 20 लाख रुपए की है, यानी कि अवार्ड की लिमिट भी 20 लाख की है। मैक्सिमम अवार्ड 20 लाख का ले सकते हो, उसके ज्यादा नहीं ले सकते। और साथ ही साथ अगर आपने कोई कंप्लेंट कह दी जिसमें आपने बोला कि मेरे को तो लॉस ये हो गया, 20 लाख से ऊपर हो गया, तो कंप्लेंट भी शामिल नहीं की जाएगी। ऑम्बर्ट्समैन इसके अलावा कंपनसेशन दे सकता है। मेंटल एग्नी अगर हैरेसमेंट हुई है उसके केस में आपको 1 लाख तक का मुआवजा जो है कंप्लेनेंट को वो दिया जा सकता है। एंड फर्दर कैन वन पार्टिसिपेट इन द कंसिलेशन मीटिंग इन द ऑम्बर्ट्समैन ऑफिस फ्रॉम एनीवेयर? यस, अगर कोई कॉन्सिलेशन मीटिंग होती है एजीआर के तहत, ऑल्टरनेट डिलीवरी जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसके तहत, या फिर जो मेन हेयरिंग्स है उसके तहत अगर कोई मीटिंग होती है, कॉन्सिलेशन होती है, तो आप डेफिनेटली वर्चुअली उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वहां पर जाना पड़ेगा, नियरेस्ट आरबीआई ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा, या जो कंसर्न बैंक ब्रांच है या और प्लेटफॉर्म्स है जैसा आपको बताया जाएगा, उनके थ्रू आप वर्चुअली भी वहां पर डील कर सकते हैं। एंड कैन आरबीआई ऑम्बर्ट्समैन रिजेक्ट अ कंप्लेंट? यस, किसी भी स्टेज के ऊपर अगर ऑम्बर्ट्समैन को लगता है कि कंप्लेंट अगर नॉन मेंटेनेबल है या कंप्लेंट का जो नेचर है वो सुजेशन मांग रहे हैं या गाइडेंस मांग रहे हैं, तो उसके केस में डेफिनेटली कंप्लेंट को वो किसी भी स्टेज पर मना कर सकते हैं। एंड अगर ओम्बड्समैन को लगता है कि एक्चुअल में डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस तो कहीं पर रही नहीं है, ये तो ऐसे ही कही जा रहे हैं, तो भी कंप्लेंट को वापस कर सकते हैं। अगर कंपनसेशन जो मांगी गई है, मान लो वो कहते हैं कि ओम्बड्समैन की पावर से ज्यादा है, अब ओम्बड्समैन की पावर कितनी है? व्हाट इज द पावर ऑफ ओम्बड्समैन? ओम्बड्समैन तो 20 लाख तक का जो कंपनसेशन है,
20 लाख कंपनसेशन मैक्सिमम दे सकता है। और अगर यहाँ पर ऑम्बर्ट्समैन आपसे कंपनसेशन मांगता है 20 लाख से ज़्यादा की कंपनसेशन मांग लेता है कोई कंप्लेनेंट, ठीक है, तो उस कंप्लेंट को भी किसी स्टेज पर भी वापस किया जा सकता है। एंड अगर कंप्लेंट जो है वो कंप्लेनेंट के द्वारा अच्छे से की नहीं गई, यानी कि विदाउट ड्यू डिलिजेंस की गई है, या कोई सफिशिएंट कॉज ही नहीं है, कारण ही नहीं है कंप्लेंट करने का, या कंप्लेंट जो है पर्टिकुलरली आगे डॉक्यूमेंट चाहिए लेकिन डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए जा रहे, ठीक है, ऑम्बर्ट्समैन के पास एप्रोप्रिएट एडजुडिकेशन हो नहीं पा रही है, या फिर ऑम्बर्ट्समैन को लगता है कि कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ ही नहीं है या कोई डैमेज हुआ ही नहीं है, किसी भी तरह का इनकन्वीनियंस हुआ ही नहीं है इस डेफिशिएंसी की वजह से, तो ऐसी कंप्लेंट्स को भी किसी भी पॉइंट के ऊपर कैंसिल आउट किया जा सकता है, उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। एंड फर्दर, क्या डिप्टी कमीशन जो डिप्टी कमिश्नर डिप्टी ऑम्बर्ट्समैन जो है, क्या वो कंप्लेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं? तो कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड रीजंस हैं। अगर तो कंप्लेंट नॉन मेंटेनेबल है, या फिर जो कंप्लेंट है अगर वो सजेशन ऑफर कर रही है, तो इन दोनों केसेस में जो डिप्टी ऑम्बर्ट्समैन है वो भी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं। एंड व्हाट इफ द कंप्लेंट इज नॉट सेटल्ड बाय द अग्रीमेंट, यानी कि अगर मीडिएशन के प्रोसेस के थ्रू सेटलमेंट नहीं होती है और ऑम्बर्ट्समैन को लगता है कि हाँ भाई गलती तो बैंक से हुई है, रेगुलेटेड एंटिटी ने गलती तो करी है, एंड म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ फिर भी कंप्लेंट सॉल्व नहीं होती है, तो ऑम्बर्ट्समैन जो है वो अवार्ड पास कर देगा, यानी कि जजमेंट पास कर देंगे, यानी कि वो कह देंगे कि इतना अमाउंट जो है रेगुलेटेड एंटिटी को पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई भी म्यूचुअल डिसीजन नहीं बना, दो पार्टीज के बीच में कुछ भी म्यूचुअल नहीं हुआ, तो उसके केस में क्या करेंगे, जो ऑम्बर्ट्समैन है वो अवार्ड पास कर देंगे, यानी कि अपनी जजमेंट दे देंगे, जजमेंट दे दी। अब उसके केस में कहेंगे क्या कि रेगुलेटेड एंटिटी ने कंप्लेनेंट को इतने पैसे देने हैं या इतना मुआवजा देना है, ये चीज कहेंगे। अब कंप्लेनेंट को जब से ये अवार्ड पास किया गया तो कंप्लेनेंट को विद इन 30 डेज ये एक्सेप्ट करना है कि हम भाई हम ये अवार्ड को एक्सेप्ट करते हैं, रिटर्न में देना पड़ेगा। तो ये जो पर्टिकुलर अवार्ड पास किया जाएगा इसकी लेटर ऑम्बर्ट्समैन रेगुलेटरी एंटिटी के पास भी भेजेंगे एंड फॉर द कंप्लेनेंट के पास भी भेजेंगे, ठीक है, एंड दैट वुड बी फंडा। एंड लेकिन अगर यहाँ पर कंप्लेनेंट अवार्ड को एक्सेप्ट करते हैं तो रिटर्न में उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड रेगुलेटेड एंटिटी को फिर 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस के बाद जो रेगुलेटेड एंटिटी है उनको 30 दिन के अंदर अंदर अवार्ड के साथ क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? फिर बात आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्लेनेंट जो है वो अवार्ड को पूरी तरह से एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या फिर सेटलमेंट को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं रिवॉर्ड को तो उनके लिए मैंडेटरी होगा कि उनको एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सबमिट करनी पड़ेगी टू द रेगुलेटेड एंटिटी, उनको एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी विद इन 30 डेज, ये एक्सेप्टेंस लेटर देनी पड़ेगी। अगर वो ऐसी लेटर नहीं देते तो उनका जो अवार्ड था वो कैंसिल कर दिया जाएगा, वो लैप्स कर दिया जाएगा। अगर रेगुलेटेड एंटिटी कंप्लाई नहीं करती है आरबीआई ओम्बड्समैन के डिसीजन के साथ या कंप्लायंस में डिले करती है, उस केस में क्या होगा, अगर देखो जो ओम्बड्समैन ने अवार्ड पास किया तो डेफिनेटली सर्विसेज में डेफिशिएंसीज तो थी, एंड अवार्ड के साथ कंप्लाई करना होता है रेगुलेटेड एंटिटी के पास। अगर रेगुलेटेड एंटिटी ने जब एक्सेप्ट कर लिया है रिवॉर्ड को, अगर कंप्लेनेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है रिवॉर्ड को, अवार्ड को, उसके बाद भी अगर कंप्लाई नहीं किया है तो उसके केस में उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, ठीक है। एंड व्हाट इफ देयर आर डिफरेंट डिसीजन सिमिलर केसेस, हो सकता है कि देखने में लगे कि केसेस दोनों सेम सेम है, लेकिन इन डेप्थ जाकर के देखते हैं तो डेफिनेटली काफी ज्यादा चेंजेस हो सकते हैं। हालांकि जो ओम्बड्समैन है वो कंसिस्टेंसी लेकर आने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंसिस्टेंसी लेकर के आई जाए मैक्सिमम टू मैक्सिमम केसेस में, लेकिन डेफिनेटली वो चीज पॉसिबल है कि कभी ना कभी डिफरेंस हो सकता है। एंड फर्दर, इज देयर एनी फर्दर रिकोर्स अवेलेबल, यानी कि अगर किसी भी पार्टी को अनसेटिस्फैक्टरी डिसीजन लगता है ओम्बड्समैन का तो क्या उसके केस में आगे कहीं पर अपील कर सकते हैं? तो यस, आरबी आईओएस 2021 प्रोवाइड करता है कि अपीलेट मैकेनिज्म प्रेजेंट है जहां पर कंप्लेनेंट या फिर रेगुलेट एंटिटी जो है वो अगर कोई कंप्लेंट के खिलाफ एलिगेशन आगे लगाना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, तो वो चीज यहां पर पॉसिबल है। तो जो कोई पर्सन अवार्ड से अग्रीव्ड है accept the RE in respect of the award issued for non furnishing of the appropriate and satisfactory information। कई बार होता क्या है कि जैसे मान लो कि ओम्बड्समैन ने ना कहा रेगुलेटेड एंटिटी को कि ये डॉक्यूमेंट जमा करो, और रेगुलेटेड एंटिटी ने वो डॉक्यूमेंट कभी जमा ही नहीं करवाए, तो उसके केस में देखो रेगुलेटेड एंटिटी आगे अपील नहीं कर पाएगी, ठीक है, एक्सेप्ट दैट केस अपील नहीं कर सकते, इस केस में अपील नहीं कर सकते, अदरवाइज रेगुलेटेड एंटिटी भी आगे अपील कर सकती है टुवर्ड द अवार्ड गिवन बाय द ओम्बड्समैन, ठीक है, अदरवाइज कर सकती है। एंड अपील करने के लिए जो लिमिटेशन पीरियड है दैट इज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड, ठीक है। तो जब भी अवार्ड दिया गया है उसके बाद पर्टिकुलरली रिलेटेड टू, जब जैसे मान लीजिए कि यहाँ तो कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया गया उसके साथ रिलेटेड है,
कि कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, या फिर जब एक्सेप्टेंस दे दी कंप्लेनेंट ने कि हाँ वो अवार्ड को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद विद इन 30 डेज आप मैक्सिमम कंप्लेंट आगे अपील कर सकते हैं। एंड जो पावर्स रहेंगी एपलेट अथॉरिटी की, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज के पास रहेंगी, जो डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहेंगे, जिन्होंने इंप्लीमेंटिंग द स्कीम, उनके पास ये पावर्स रहती हैं रिलेटेड टू एपलेट अथॉरिटी। एंड एपलेट अथॉरिटी कैसे डील करेगी? एपलेट अथॉरिटी जब प्रॉपरली अपील को एग्जामिन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे अच्छे से, गो थ्रू, एंड फर्दर या तो कंप्लेन को देखो, अपील को एक्सेप्ट कर देंगे, या अपील को डिसमिस कर देंगे, या फिर अपना अलग से एक ऑर्डर जो है वो निकाल देंगे, ठीक है। एंड वो ये भी कर सकते हैं कि वो आरबीआई को बोल सकते हैं, आरबीआई ओम्बड्समैन को बोल सकते हैं कि इस मैटर को दोबारा से अच्छे से गो थ्रू करो, या फिर वो जो भी ऑर्डर पास किया था उसको वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मान लो पहले 10 लाख का ऑर्डर दिया, हो सकता है वो 15 लाख का कर दें, ठीक है, वो उनके ऊपर है। या फिर वो कोई और ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। जो ऑर्डर्स होंगे एपलेट अथॉरिटी के, उनका सेम इफेक्ट होगा जैसे ओम्बड्समैन अवार्ड पास करते हैं, जैसे उनका इफेक्ट होता है, सेम इफेक्ट यहाँ पर एपलेट अथॉरिटी का होगा। एंड क्या कंप्लेनेंट किसी भी स्टेज के ऊपर अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ कर सकता है? तो यस, इट इज आल्सो अलाउड कि कंप्लेनेंट जो है वो किसी भी टाइम पर, किसी भी स्टेज पर अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। एंड कैन अ कंप्लेनेंट प्रोवाइड फीडबैक ऑन द कंप्लेंट क्लोज? तो अगर कोई कंप्लेंट की जाती है तो सीएमएस के ऊपर डेफिनेटली फीडबैक भी आप सबमिट कर सकते हैं। और फीडबैक जो होगी वो आरबीआई की तरफ फर्दर वो आरबीआई की तरह एनालाइज की जाती है, ताकि आरबीआई ओएस स्कीम को और ज्यादा आगे बेटर बनाया जाए। एंड कौन सी लैंग्वेजेस में कंप्लेंट फाइल की जा सकती है? देखो, इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो हिंदी या फिर इंग्लिश में आप अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फिजिकल मैनर में अगर कंप्लेंट फाइल कर रहे हो तो किसी भी लैंग्वेज में आप अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो। एंड इवन जो आप ऑनलाइन फैक्ट्स एंड डिस्क्रिप्शन देते हो ना, जो फैक्ट्स एंड डिस्क्रिप्शन बताते हो, वो आप किसी भी लैंग्वेज में टाइप कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड वो 2000 करेक्टर की लिमिट वहां पर रखी गई है जहां पर आप डिस्क्रिप्शन देते हो ऑनलाइन पोर्टल में। अगर आप फिजिकल मोड में करते हो तो डेफिनेटली वहां पर कोई भी इश्यूज नहीं है, आप पर्टिकुलरली किसी भी लैंग्वेज में कंप्लेंट जो है वो फर्दर फाइल कर सकते हो, ठीक है। दैट वुड बी रिलेटेड। देखिए, ये था पूरा का पूरा टॉपिक रिलेटेड टू द ओम्बड्समैन स्कीम। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा एंड डेफिनेटली आपने बहुत सी चीजें यहाँ पर सीखी होंगी। सो इट्स रिलेटेड टू द बीआरबीआर इन 15 आवर सीरीज। एंड यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। सो इट्स रिलेटेड टू टैक्स लॉस एंड ये चैप्टर नंबर 24 है मॉड्यूल सी में। एंड इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज आशीष जैन एंड मैं आपके लिए ऐसे ही जीआरबी सीआरबी बैंक प्रमोशंस एंड सर्टिफिकेशन के कोर्सेज लेकर के आता रहता हूँ, राइट। तो सबसे पहली चीज़ है रिलेटेड टू द टीडीएस प्रोविजन। तो जैसे आप डिपॉजिट करवाते हैं तो डिपॉजिट के ऊपर, यानी कि फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, टर्म डिपॉजिट के ऊपर जिसमें रिकरिंग डिपॉजिट भी शामिल होते हैं, उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है। यानी कि अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है, लेसर देन 60 ईयर्स है आपकी एज, उस केस में अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंशियल ईयर में 40,000 और हो गया, यानी कि सभी एफ डी आर्स रेकरिंग डिपॉजिट को क्लब करते हुए, टर्म डिपॉजिट्स को क्लब करते हुए, अगर आपका टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इन अ सिंगल बैंक वो 40,000 हो गया है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है, यानी कि 60 साल या उससे ज़्यादा की एज है, तो ये अमाउंट 50,000 रुपीज़ का है, राइट। एंड पर्टिकुलरली फाइनेंशियल 2021 में देखो, जो टीडीएस का अमाउंट था वो 7.5% किया गया था। लेकिन अदरवाइज जो टीडीएस डिडक्ट होगा डेट विल बी 10%। जो टीडीएस डिडक्ट होगा डेट विल बी 10%। एंड अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो उसके केस में 20% जो टीडीएस है वो डिडक्ट होगा। 20% टीडीएस विल बी डिडक्टेड इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड। और अगर माइनर का अकाउंट है तो उसे क्लब कर दिया जाएगा गार्डियन के अकाउंट के साथ, ठीक है। तो लेट्स से अगर अनीता का अकाउंट है, लेट्स से अनीता इज अ माइनर, ठीक है, एंड इनका गार्डियन अकाउंट है अंडर गार्डियन विद द सुनीता, राइट। तो जो सुनीता जी हैं, इनके साथ इनका जो बैलेंस है वो क्लब कर दिया जाएगा। और इसी तरह से अगर आपके पास जॉइंट अकाउंट है, ठीक है, जैसे मान लो आइदर सर्वाइवर अकाउंट है, या फिर आपके पास जॉइंट ऑन अकाउंट है, या फिर आपके पास सर्वाइवर वाला अकाउंट है, ठीक है, फॉर्मर सर्वाइवर अकाउंट है, तो उसके केस में भी जो फर्स्ट होल्डर है अकाउंट का, जो अमाउंट कैरी होगा वो उसी नाम पर होगा, यानी कि फर्स्ट होल्डर के नाम पर कैरी होगा, ठीक है। और अगर एनआरआई पर्सन है तो टीडीएस जो एप्लीकेबिलिटी बनती है वो सिर्फ नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट के ऊपर बनती है। एनआरई अकाउंट के केस में, या फिर फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट एफसीएनआर अकाउंट के केस में, जो टीडीएस है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, दैट इज एक्चुअली एग्जेम्प्टेड, किसी भी तरह का टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। तो कहने का मतलब है जितने भी नॉर्मल टर्म डिपॉजिट हैं जिसमें रेकरिंग डिपॉजिट भी शामिल है, अगर आपकी उम्र 60 साल
से कम है तो उसके सिनेरियो में 40,000 तक का अमाउंट चेक किया जाएगा, नहीं तो अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक का अमाउंट चेक किया जाएगा। अगर गार्डियन है, अगर आप माइनर है तो गार्डियन के साथ अमाउंट क्लब किया जाएगा। और अगर आप ज्वाइंट अकाउंट में है तो फर्स्ट अकाउंट होल्डर का काउंट किया जाएगा। अगर एनआरआई है तो सिर्फ एनआरओ अकाउंट के केस में आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और अगर पैन कार्ड है तो 10%, अगर पैन कार्ड नहीं है तो 20% जो टीडीएस है वो डिडक्ट किया जाएगा। और टीडीएस सर्टिफिकेट की बात करें तो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, यानी कि जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसके रिलेटेड आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जिसमें लिखा जाएगा कि आपका टोटल इंटरेस्ट अमाउंट कितना क्रेडिट हुआ एंड कितना जो टैक्स था टीडीएस था वो डेबिट हुआ, वगैरह वगैरह। ये सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करी जाएगी। डेट्स अ फॉर्म 16 है, राइट। फिर बात आती है रिलेटेड टू एग्जामिशन किन को मिल सकती है डिडक्शन से। देखो, पहली एग्जामिशन तो बता दी कि अगर इंटरेस्ट अमाउंट नॉर्मल केस में 40,000 और सीनियर सिटीजन केस में 50,000 तक का अमाउंट है तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 194A के अंदर कोई भी टीडीएस उस केस में डिडक्ट नहीं होगा। नॉट 194A के अंदर कोई भी टीडीएस उस केस में डिडक्ट नहीं होगा। और जहां पर इंटरेस्ट जो है वो बैंकिंग कंपनी को या कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्रेडिट किया जा रहा है। लेट्स से कोई बैंक का अकाउंट है, लेट्स से बैंक एबीसी का अकाउंट है दूसरे एक्सवाइजेड बैंक के पास, तो वो अगर आपस में कोई डिपॉजिट लिया था तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, राइट। एंड फिर बात आती है कि सेक्शन 197A जो है वो ये कहता है कि आप अगर नॉर्मल सिटीजन हो, नॉर्मल मतलब है कि आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, तो आप फॉर्म 15G सबमिट कर सकते हो। एंड अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो फॉर्म 15H सबमिट कर सकते हो, ठीक है। इनका मोटिव क्या होता है? एक डिक्लेरेशन होती है आपकी तरफ से कि हमारी टैक्सेबल इनकम जो है वो टैक्सेबल स्लैब में नहीं आती है। ये आपकी तरफ से डिक्लेरेशन है, यानी कि जो भी अदर सोर्सेज से हमारी इनकम है वो टैक्सेबल स्लैब्स में नहीं आती है, तो इसलिए हमारा टीडीएस डिडक्ट ना हो, ऐसा आप डिक्लेरेशन देते हो इन फॉर्म्स के थ्रू, ठीक है। और बैंक्स को ये जो फॉर्म होते हैं ना, बैंक्स को ये फॉर्म को कम से कम 7 साल के लिए अपने पास रिटेन करके रखना पड़ता है। और इनकम टैक्स को जो भी टीडीएस आप डिडक्ट करते हो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको सबमिट करना होता है, डिपॉजिट करना होता है विद इन 7 days ऑफ द फॉलोइंग मंथ। यानी कि लेट्स से अगर जून मंथ का आपने टीडीएस डेबिट किया है तो आपको जुलाई 7 तक उस टीडीएस को जमा करवाना पड़ेगा। और अगर फाइनेंशियल ईयर एंड है तो 30th अप्रैल तक आपको टीडीएस को जमा करवाना पड़ता है। सेकेंड जो सेक्शन हम बात करने वाले हैं टीडीएस डिडक्शन का, डेट इज 194C। जो 194C है डेट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। आप पेमेंट करते हो जो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंतर्गत, वहां पर जो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। देखो, जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेट्स से ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि ए कहता है कि मैं एक रेंटल आपको पे करूंगा, ठीक है। तो ये रेंट पे करेगा पर्सन बी को, ठीक है। ये क्या पे करने वाला है? एक लेट्स से रेंट पे करने वाला है या कोई कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट पे करने वाला है। लेट्स से जनरेटर का रेंट पे करने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनका आपस में एंड वो उसने पे करना है। तो उसके केस में जो पेयर है वो डिडक्ट करेगा टीडीएस को, ठीक है। तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी? जिसने पे करना है, यानी कि जो पे करने वाला है पेयर जो होगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि भाई आपने टीडीएस को डेबिट करना है और आपने गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाना है। गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी तो करवाना है, अगर नहीं करवाओगे तो डेफिनेटली उसके केस में भी आपके ऊपर पेनल्टी पड़ जाएगी। तो जहां पर सिंगल अमाउंट में जो अगर आप पेमेंट कर रहे हो, लेट्स से मैंने कोई भी दिन में पेमेंट करी, पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में कोई भी पेमेंट करी है, अगर तो वो 29,999 तक है फिर तो मुझे टीडीएस डेबिट नहीं करना। लेकिन अगर वो अमाउंट सिंगल पेमेंट में 30,000 या से ज्यादा का है, उसके केस में क्या करना पड़ेगा? मुझे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 194C के तहत। या फिर अगर एग्रीगेट अमाउंट थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट मैंने जो पे किया है वो 1 लाख से ज्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, तो भी टीडीएस को डिडक्ट करना पड़ेगा। यानी कि लेट्स से एक पेमेंट मैंने जून में करनी थी, एक दिसंबर में करनी थी, एक का मैंने फरवरी में करनी थी, तो भी अगर वो अमाउंट 1 लाख से ज्यादा का एक्सीड हो गया तो भी मुझे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। नेचर ऑफ पेमेंट का फंडा क्या रहता है कि पेमेंट या जो क्रेडिट दे रहे हो रेजिडेंट को, इंडिविजुअल को या एचयूएफ को, अगर पर्टिकुलर आपकी पेमेंट 30,000 से एक्सीड करती है या 1 लाख, जो भी स्टिपुलेशन हमने ऊपर पढ़ी है, ये दो ही तो स्टिपुलेशन है। पहले स्टिपुलेशन क्या है कि सिंगल पेमेंट कर रहे हो, अमाउंट 30,000 से ज्यादा है, या फिर ये है कि पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो आपने अमाउंट पे किया है वो अमाउंट आपका 1 लाख से ज्यादा हो गया। दोनों सिनेरियोज में टीडीएस डिडक्ट होगा 194C के तहत अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो अगर तो आप इंडिविजुअल को, रेजिडेंट इंडिविजुअल को पेमेंट करने वाले हो या एचयूएफ को पेमेंट करने वाले हो तो 1% टीडीएस डिडक्ट होगा, 1% टीडीएस रहेगा, ठीक है। और अगर पैन नहीं है तो 20% रहेगा। अगर आप देखो पेमेंट कर रहे हो किसी और रेजिडेंट को अदर देन द इंडिविजुअल और अदर देन द एचयूएफ,
तो फिर उसके केस में 2% का जो टीडीएस होगा वो डिडक्ट होगा। पैन नहीं है तो 20% रहेगा। अगर आप ट्रांसपोर्टर को पे कर रहे हो, पेमेंट क्रेडिट कर रहे हो, तो उसके केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर पैन कार्ड नहीं है फिर 20% होगा। देखो नॉन पैन होल्डर के लिए जो भी पेमेंट्स हैं वो 20% ही होती हैं कि 20%। अगर पैन कार्ड नहीं है लेकिन जमा करवाना है तो 20% डिडक्ट किया जाता है टीडीएस। एक चीज को ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर बात आती है रिलेटेड टू द रेंट पेमेंट्स। देखो मैंने जो ऊपर पॉइंट कवर किया दैट वाज रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी मैंने पॉइंट आपको बोला कि अगर जनरेटर का रेंट है, अगर जनरेटर का रेंट है एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, यानी कि जनरेटर का रेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो सकता है ना, तो उसके केस में है, ठीक है। मैंने अदरवाइज सिंगल रेंट के केस में नहीं बोला। अब रेंट के केस में देखते हैं, जहां पर पर्टिकुलरली आपने रेंट आउट किया है पोर्शन को या किसी प्रॉपर्टी को, उसके केस में देखते हैं। तो रेंट पेमेंट के लिए जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 194I, दैट इज सेक्शन 194I। और इसमें थ्रेशोल्ड जो है वो 1 साल का 2,40,000 है। यानी कि आप ईयरली बेसिस पर अगर जो भी रेंट पे कर रहे हो, अगर उसका अमाउंट पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में ग्रेटर देन 2,40,000 है तो टीडीएस डिडक्ट होगा, ठीक है। 2018-19 में ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती थी पहले 1,80,000 होती थी 2018-19 तक, लेकिन अब 2,40,000 है, ठीक है। और इस केस में क्या है कि अगर आप प्लांट एंड मशीनरी को रेंट आउट करते हो तो 2% टीडीएस डेबिट होगा। अगर आप किसी लैंड बिल्डिंग को करते हो तो 10% टीडीएस डेबिट होगा। एंड फर्दर अगर आपका रेंट जो है वो मंथली रेंट 50,000 रुपए से ज्यादा है तो उसके केस में अगर इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो एंड फर्दर आप टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आते हो तो 5% होगा। अदरवाइज वो 10% एमबीटी रहेगा। देखो इन जनरल अगर समझोगे तो यहां पर ये जो दायरा रहता है वो 10% का रहता है कि आपको 10% जो पर्टिकुलर रेंट का टीडीएस है वो डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मंथली रेंट 50,000 से ज्यादा है और आप टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आते हो तो आपको 5% पे करना पड़ेगा। और सेम सिनेरियो यहाँ पर, ये वाले पार्ट को छोड़ दो, ये वाला पार्ट जो है वो पुराने वाला पार्ट है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, इसको कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैन, आप पर्टिकुलरली पैन गिवन नहीं करते हो, पैन को देते ही नहीं हो, तो 20% आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। कौन से सेक्शन के तहत, 206 ए के तहत। अदरवाइज तो 194I है, लेकिन जहां पर पैन नहीं है तो वहां पर 206 डबल ए लग जाएगा और 20% जो टीडीएस है वो आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट के खाते में 7 तारीख तक जमा करवाना पड़ेगा अगले महीने की, ठीक है। और टीडीएस जो यहां पर इस सेक्शन में कट किया जाता है वहां पर कोई भी एजुकेशन सेस ऊपर से नहीं लगता है, ठीक है। फिर बात आती है रिलेटेड टू द प्रोफेशनल फीस। जैसे मान लो कि आपने किसी अकाउंटेंट को कोई फीस पे करी है या फिर कोई लॉयर था उनको फी पे करी है, लेट से आपके कोई सीए था आपने उनको फी पे करी है, ठीक है। ऑडिट कर रहा था कोई पर्सन, यानी कि प्रोफेशनल पर्सन है, उनको पेमेंट करी है फीस की, ठीक है। अगर तो आपने पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो पेमेंट करी है वो 30,000 रुपए से ज्यादा है, 30,000 से ज्यादा होगी है, तो आपको 194J के तहत जो प्रोफेशनल फी का टैक्स होता है, टीडीएस होता है, वो डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन ये 30,000 की लिमिट जो है ना वो डायरेक्टर के केस में एप्लीकेबल नहीं है। डायरेक्टर को चाहे आपने 3,000 भी पे किए हो तो भी आप 194J में जो टीडीएस है वो डिडक्ट करोगे। यहां पर प्रोविजन है। आई होप कि आपको ये विजिबल हो जाए। तो मैं यहाँ पर आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। इन जनरल देखो यहाँ पे पॉइंट, अगर आप टेक्निकल सर्विसेज के लिए कोई पेमेंट कर रहे हो, प्रोफेशनल फी पे कर रहे हो, या फिर कॉल सेंटर के ऑपरेटर्स को पेमेंट कर रहे हो, या फिर आप जो भी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स हैं उनसे रिलेटेड जो पर्सन है उनकी रॉयल्टी, उनकी सेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसा पे कर रहे हो, या कोई और रॉयल्टी के लिए पैसा पे कर रहे हो, या फिर कोई प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए पे कर रहे हो, ठीक है। वहां पर कितना है इन जनरल, यहाँ तक जहाँ तक सिनेमेटोग्राफी है या फिर कॉल सेंटर के पर्सन हैं या टेक्निकल सर्विस है वहां पर 2% है। लेकिन जहां पर रॉयल्टी है जो कि डिफाइंड नहीं है, अगर तो सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड रॉयल्टी है फिर 2% है, लेकिन अदरवाइज नॉट डिफाइंड रॉयल्टी है तो 10% है। एंड अगर आपकी प्रोफेशनल फी किसी और प्रोफेशनल को देनी है, यानी कि जैसे लॉयर है या कोई और पर्सन है उनको देनी है तो 10% है। अगर पैन कार्ड नहीं दिया पार्टी ने तो 20% है। एंड फर्दर अगर आप डायरेक्टर को पे कर रहे हो तो उसके केस में 10% है, डायरेक्टर के केस में भी 10% है, उसके केस में 20% वाला फंडा नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर अदर रॉयल्टी की बात करें या फिर हम बात करते हैं कि जो प्रोफेशनल है और कोई प्रोफेशनल है वो या फिर डायरेक्टर है उनके केस में 10% है, नॉन पैन के केस में 20% है, बाकी सभी के केस में 2% है। ये ज्यादा इजी है याद रखना, ठीक है। और थ्रेशोल्ड अमाउंट देखो बाकी सबके केस में मिनिमम थ्रेशोल्ड कितना है 30,000 का, कि कम से कम 30,000 की पेमेंट हुई हो, कम से कम 30,000 की पेमेंट पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में हुई हो तो ये टीडीएस डेबिट करना है। लेकिन
लेकिन देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर डायरेक्टर के केस में कोई भी लिमिट नहीं है। डायरेक्टर को अगर छोटा सा भी अमाउंट पे किया तो वहां पर टीडीएस तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। फिर बात आती है डिफॉल्ट के बारे में, यानी कि अगर आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया लेकिन जमा नहीं किया तो वहां पर भी प्रोविजन है। ये किसमें कवर्ड है? 201 ए में कवर है। 201 ए में कवर्ड है कि आपने, पहली चीज तो आती है कि आपने टीडीएस को डिडक्ट ही नहीं करा, या तो आपने पूरा का पूरा टीडीएस नहीं डिडक्ट करा, या फिर पार्शियल पेमेंट डिडक्ट नहीं करी। लेट्स से टीडीएस बनता था 10,000, आपने डेबिट कर लिए 9,000, तो जो बाकी 1,000 रह गया, जिस डेट से टीडीएस डिडक्ट होना बनता था, ठीक है, तब से लेकर के जब तक आपने एक्चुअल डिडक्ट कर ली नहीं है, उस टाइम पीरियड तक 1% का आपको पर मंथ के हिसाब से क्या लगेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये 1% पर मंथ है, ध्यान रखना, ठीक है, 1% पर मंथ है। एंड अगर आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया, ये सिनेरियो भी हो सकता है कि आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया, लेट से 15,000 टीडीएस बनता था, डिडक्ट कर लिया, लेकिन आगे गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो 1.5% आपको पेनल्टी के रूप में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन, यानी कि जिस दिन से आपने डिडक्शन की है और जिस दिन तक आप एक्चुअल पेमेंट नहीं कर देते उस टाइम पीरियड तक के हिसाब से 1.5% पर मंथ के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और ये 201 ए में कवर्ड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर बात आती है रिलेटेड टू ड्यू डेट्स फॉर द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। देखो एडवांस टैक्स जमा करवाना पड़ता है, ये बेसिकली 4 पॉइंट्स में कवर्ड है। पहले मैं आपको वो पॉइंट बताता हूँ कौन कौन से में आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना पड़ता है। देखो पहली इंस्टॉलमेंट जो होती है वो होती है 15% की, दूसरी इंस्टॉलमेंट होती है 45% की, फिर 75%, फिर 100%, ठीक है। यानी कि 15% क्या, जो भी आपकी टोटल टीडीएस की लाइबिलिटी बनती थी उसका 15%, जो भी आपकी टोटल टीडीएस की लाइबिलिटी बनती थी उसका 45% जाना चाहिए, जो भी टीडीएस की लाइबिलिटी बनती थी उसका 75%, एंड लास्ट में जाकर के 15 मार्च तक आपको 100% जो टीडीएस आपका टैक्स बनता था वो आपको जमा करवाना पड़ेगा। नॉट टीडीएस, आपका जो टैक्स बनता था वो जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। और जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है 15 जून तक, दूसरी 15 सितंबर तक, तीसरी 15 दिसंबर तक, और जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है 15 मार्च तक। अभी जो इंस्टॉलमेंट आ रही है वो कौन सी है? दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द थर्ड इंस्टॉलमेंट। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, दैट्स द सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट है एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट है। ये कौन से पर्सन के लिए है? अब सैलरीड पर्सन से रिलेटेड तो नहीं है, उनका तो पर मंथ बेसिस पर टीडीएस डिडक्ट होता है, लेकिन जो दूसरे पर्सन हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जिनके बिजनेस चल रहे हैं, जिनके एंटीसिपेटेड इनकम होती है और जो प्रिजेंटिव पर्टिकुलर टैक्स प्लान में कवर्ड नहीं है, उनके लिए, जो तो प्रिजेंटिव में कवर्ड होते हैं, उनको तो 15 मार्च तक पूरा का पूरा अमाउंट जमा करवाना होता है। उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलेटेड टू कि सैलरीड इंडिविजुअल जो होते हैं या फ्रीलांसर्स हैं या बिजनेसेस हैं, अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, अगर कोई भी सैलरीड पर्सन है, कोई भी फ्रीलांसर है, कोई भी बिजनेस है, अगर उनके टैक्स की टोटल लायबिलिटी जो है वो 10,000 रुपये है, अगर लाइबिलिटी जो है वो 10,000 रुपये है या उससे ज्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उनको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, उनको भी एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। देखो एम्प्लॉयर के केस में तो एम्प्लॉयर खुद ही डिडक्ट कर लेते हैं टीडीएस को और वो जमा करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन इन जनरल भी बात है कि अगर आपकी टैक्स की लाइबिलिटी, लेट से कोई प्राइवेट पर्सन है, वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, लेकिन अगर उसकी टैक्स की लाइबिलिटी 10,000 तक है साल की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उससे एक्सीड कर गई है पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो वहां पर उसको एडवांस टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। एडवांस टैक्स हर किसी पर एप्लीकेबल है, ध्यान से समझिएगा, टैक्स पेयर, सैलरीड इंडिविजुअल्स, फ्रीलांसर, बिजनेसेस, सबके ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर बात आती है रिलेटेड टू द सीनियर सिटीजन्स। देखो जिन पर्सन्स की उम्र जो है वो 60 साल से ज्यादा है, जो कोई बिजनेस नहीं चलाते हैं, उनको एग्जेम्पशन दी गई है कि उनको कोई एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सो वही सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, जिनकी बिजनेस इनकम है, उनको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सीनियर सिटीजन जो बिजनेस नहीं चलाते हैं और उनको एडवांस टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। फिर बात आती है प्रिजम्पटिव इनकम फॉर द बिजनेसेस, यानी कि टैक्स पेयर्स जिन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को यहां पर इन्वॉल्व किया है अंडर सेक्शन 44 AD, ठीक है, तो उसके केस में उनको पूरा का पूरा अपना एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट 15 मार्च तक जमा करवाना पड़ेगा, ऑन और बिफोर 15 मार्च जमा करवाना पड़ेगा। एंड उनके पास ऑप्शन होती है कि वो अपने टैक्स ड्यूज को 31 मार्च तक भी जमा कर सकते हैं। इसी तरह से जो प्रेजेंटिव इनकम फॉर प्रोफेशनल्स में आते हैं उनके लिए भी सही से यही तय सीमा है कि 15 मार्च तक उनको जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिएगा, अगर आप एडवांस टैक्स का 12% जो है 12% जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जमा करवा देते हो
और 36% तक का जो अमाउंट है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट में जमा करवा देते हो, तो आपको कोई भी तरह का इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको पेनल्टी इंटरेस्ट जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर तो देखो आप पहली इंस्टॉलमेंट का 12% तक और सेकंड इंस्टॉलमेंट तक 36% तक का अमाउंट जमा करवा देते हो, तो फिर तो कोई आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज अमाउंट क्या है, पहली इंस्टॉलमेंट में है फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15% है, दूसरी में 45 है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग रियायत दी गई है कि पहले में 12 तक करवा देते हो और दूसरी में 36 तक करवा देते हो, दूसरी इंस्टॉलमेंट जब ड्यू है तब तक 36 करवा देते हो, तो आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू सेक्शन 194N, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये बेसिकली क्या है कि आप कैश पेमेंट ना लो, उस चीज को डिस्करेज करने के लिए है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने सेक्शन 194N को इंट्रोड्यूस किया था यूनियन बजट में 2019 में, ताकि जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है वो कर लिया जाए अगर आपके कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज्यादा होते हैं, ठीक है। बजट 2020 जब आया था तब उस टाइम पर ये 1 करोड़ की लिमिट को रिड्यूस करके 20 लाख रुपए कर दिया था, यानी कि अगर आप 20 लाख से भी ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करते हो पूरे के पूरे साल में, तो टीडीएस डिडक्ट होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा उस केस में। और जो बजट 2023 है वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये पॉइंट ध्यान से समझिएगा कि जो बजट 2023 है उसके अकॉर्डिंग जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो एनुअल कैश विड्रॉल की वो 3 करोड़ रुपए कर दी गई है। पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी ये लिमिट जो थी वो 20 लाख की ही थी, लेकिन अब उनके लिए लिमिट जो है वो 3 करोड़ रुपए कर दी गई है फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। एंड टीडीएस जो डिडक्ट किया जाएगा वो प्रिस्क्राइब रेट के ऊपर डिडक्ट किया जाएगा। क्या रेट है उसके बारे में हम फर्दर अभी पढ़ेंगे। सेक्शन 194N कहां पर एप्लीकेबल होगा, जहां पर आपने कैश विड्रॉ किया है पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ किया है, लेकिन अब इसे अमाउंट को चेंज करके क्या कर दिया गया था, 20 लाख कर दिया गया था। तो ये सभी के सभी इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी के ऊपर या एचयूएफ के ऊपर, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर या एलएलपी के ऊपर, लोकल अथॉरिटी के ऊपर, एसोसिएशन ऑफ पर्संस के ऊपर, कोई भी बैंक है चाहे प्राइवेट है पब्लिक सेक्टर है, कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, सभी के ऊपर यहां पर क्या है, एप्लीकेबिलिटी यहां पर इसकी बन जाती है, ठीक है। तो यहां पर कोई भी टैक्स पेयर जो है अगर वो टैक्स डिडक्शन करते हैं तो सॉरी टैक्स विड्रॉ करते हैं, सॉरी मनी विड्रॉ करते हैं, तो वहां पर ये जो पर्टिकुलर आपके पास देनदारी है टीडीएस की वो बन जाती है और टीडीएस जो होता है वो डेबिट कर लिया जाता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर वो पार्टीज हैं जहां पर एप्लीकेबिलिटी बन जाती है। अब कुछ एक पार्टीज वो भी हैं जहां पर रियायत दी गई है, जहां पर कहा गया कि आपको पर्टिकुलरली जो टीडीएस है वो डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट के खाते में अगर कोई बैंक है पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में है या कोऑपरेटिव पर्टिकुलरली आपके पास पार्टी है, उनको एग्जामिशन भी है। तो यहां पर मैं करेक्ट करना चाहता हूं कि अगर तो इंडिविजुअल है तो डेफिनेटली डिडक्ट करना पड़ेगा, अगर एचएफ है तो भी एप्लीकेबिलिटी रहेगी, कंपनी तो भी एप्लीकेबिलिटी रहेगी, एलएलपी है तो भी एप्लीकेबिलिटी रहेगी, कोई लोकल अथॉरिटी है, कोई लोकल अथॉरिटी है तो पर्टिकुलर क्या उस केस में रहेगा, डेफिनेटली उस सिनेरियो में रहेगा। एंड इसके अलावा अगर एसोसिएशन ऑफ पर्संस है तो भी पैसा डेबिट होगा। लेकिन इन पर्टिकुलर सेंस के लिए, यानी कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट है, या फिर कोई कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, या फिर डब्ल्यूएलए भी इसमें शामिल है, डब्ल्यूएलए यानी कि व्हाइट लेबल एटीएम्स भी इसमें शामिल है, तो इन सिनेरियोज में एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी, यहां पर एग्जाम्पशन दी गई है, ठीक है। यानी कि अगर पेमेंट जो है कैश विड्रॉल पेमेंट इनको दी गई है तो यहां पर इन सब के लिए एग्जाम्पशन यहां पर बन गई है कि इनको अगर ये पैसे विड्रॉ करते हैं तो इसके ऊपर जिम्मेदार, इनके ऊपर सेक्शन 194N के तहत जो अमाउंट है वो डेबिट नहीं होगा। अब बजट 2020 में जैसे मैंने आपको बताया अमाउंट पहले 1 करोड़ का था लेकिन उसको रिड्यूस कर दिया, 20 लाख का कर दिया, यानी कि वो टैक्स पेयर्स जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं किया है पिछले 3 सालों से, उनके लिए कैश विड्रॉल की लिमिट है कितनी, 20 लाख रुपए कर दी गई है। एंड अगर वो टैक्स पेयर्स जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है, उनका टैक्स जो कैश विड्रॉल है वो 20 लाख से ज्यादा होता है, तो उनको अप टू 1 करोड़ रुपीज 2% का जो टीडीएस है वो डेबिट करना पड़ेगा। एंड अगर वो कैश विड्रॉल 1 साल तक अपना 1 करोड़ से ज्यादा करते हैं तो 1 करोड़ के ऊपर जो भी अमाउंट होगा वहां पर 5% का डिडक्शन होगा। कहने का मतलब है पर्सन ए है जिसने कोई भी फाइलिंग नहीं करी है एंड फर्दर इस पर्सन ने 1 करोड़ 5 लाख रुपए डेबिट करे, ठीक है। तो 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक यानी कि 80 लाख रुपए तक 2% का टीडीएस पड़ेगा, और जो उसके ऊपर 5 लाख थे उसके ऊपर
5% का टीडीएस पड़ने वाला है। ये टीडीएस को बाद में आप अपनी रिटर्न में से रिफंड भी करवा सकते हो, ऐसा नहीं कि पैसा डेबिट हो गया तो वापस आएगा ही नहीं, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। सो दैट मस्ट बी क्लियर टू यू, राइट। एंड जो लिमिट है 1 करोड़ की इन द फाइनेंशियल इन रिस्पेक्ट टू द पर बैंक, ये पर बैंक बेसिस पर लिमिट है, ये पर टैक्स पेयर बेसिस पर लिमिट नहीं है, यानी कि पैन लेवल तक इसे इकट्ठा नहीं किया गया है लिमिट को, ये बैंक बेसिस पर है। आपके 15 खाते हैं तो 15 अकाउंट्स में आप 1 करोड़ तक अमाउंट जो है वो निकाल सकते हो, एंड आपके ऊपर जो टीडीएस है वो 2% के साथ डेबिट होगा अगर आपकी टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं हुई है, राइट। उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द सेक्शन 194Q, यानी कि अगर आप गुड्स को परचेज करते हो तो उसके केस में भी आपके ऊपर टीडीएस डेबिट किया जाएगा। कोई भी पर्सन जो कि बायर है, जिसने एक पैसा पे करना है, किसी फर्म को पैसा पे करना है, यानी कि चाहे उन्होंने नॉर्मल गुड्स परचेज किए या फिर कैपिटल गुड्स परचेज किए हैं, एंड एग्रीगेट अमाउंट जो है, जो सामान उन्होंने परचेज किया है, वो एक पर्टिकुलर ईयर में, एक पर्टिकुलर ईयर में अगर वो 50 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है तो वहां पर टीडीएस डिडक्ट होगा। जो रेट ऑफ टीडीएस है वो 0.1% है। अगर पैन कार्ड फर्निश नहीं किया तो 5% टीडीएस डिडक्ट होगा, लेकिन कोई सामान अगर परचेज किया गया है तो 0.1% टीडीएस डिडक्ट होगा। कहने का मतलब है अगर 1 करोड़ पे यानी कि 100 लाख रुपीज का कोई सामान परचेज किया गया है तो टीडीएस कितना डिडक्ट होगा, जल्दी से जल्दी कंफर्म कीजिएगा। सो इट विल बी इक्वल टू 100 इंटू 0.1%, ठीक है। तो 100 इंटू 0.1% यानी कि 1 करोड़ का अमाउंट है, इंटू 0.1% यानी कि 10,000 रुपये टीडीएस जो है वो उस केस में डिडक्ट होगा, ठीक है। ये सिंपल सा सिनेरियो है। एंड इन केस इंपोर्ट्स होते हैं तो उसके केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, यानी कि बाहर से अगर सामान मंगवा रहे हो फिर ये 194Q एप्लीकेबल नहीं है। और ये 194Q सिर्फ गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है, ये सर्विसेज के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। फिर बात आती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में, जिसको हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। जीएसटी में अलग अलग कंपोनेंट है। एक आपके पास जो कंपोनेंट है इज रिलेटेड टू सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल का जो पार्ट है, सेंट्रल जीएसटी है। और दूसरा जो कंपोनेंट है एसजीएसटी, यानी कि जो स्टेट का कंपोनेंट है एसजीएसटी है। एंड तीसरा जो कंपोनेंट है दैट्स रिलेटेड टू द यूटीजीएसटी, यानी कि जो यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो सिंपल सा फंडा होता है, जैसे मान लो कि जीएसटी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर 18% है। लेट्स से कोई सर्विस है जिसके ऊपर 18% जीएसटी एप्लीकेबल है, एंड आई एम रिसाइडिंग इन पंजाब, ठीक है। और पंजाब के ही पर्सन ने प्रोडक्ट को परचेज किया, पंजाब के ही पर्सन ने, ये बेसिकली ज्योग्राफी बेस्ड टैक्स है, तो पंजाब के बेस्ड पर्सन ने ही मुझसे कोई सामान परचेज किया है, तो मैं पर्सन ए को 18% जीएसटी चार्ज करूंगा। लेट्स से उसने 100 रुपीज़ का सामान परचेज किया, तो मैं इसमें 18% जो जीएसटी है वो ऐड कर दूंगा, यानी कि 118 रुपीज़ का जो इन्वॉइस है वो रेज कर दूंगा, ठीक है। सिंपल सी बात तो ये होगी। लेकिन ये जो 18 रुपये ना, 18% है या 18 रुपये हैं, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाएगा। 99% के दो पार्ट बन जाएंगे। एक पार्ट बन जाएगा जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, यानी कि एसजीएसटी के पास जाएगा। दूसरा पार्ट जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, सीजीएसटी में जाएगा, ठीक है। ये कंपोनेंट होता है। एंड इसी तरह से डिवीजन होगा। अब एसजीएसटी वाला कंपोनेंट जो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली चला जाएगा, और सीजीएसटी वाला कंपोनेंट जो है वो सेंटर के पास चला जाएगा। दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि सेल जो की गई है, मैं पंजाब में रहने वाला हूँ, और यहाँ पर जो सेल की गई है लेट्स से वो दिल्ली के पर्सन को की गई है, यानी कि पंजाब से बाहर की गई है, ठीक है। उसके केस में भी 100 रुपीज़ का सामान बेचा, 18% मैंने जीएसटी चार्ज किया, एंड टोटल 118 रुपीज़ यहाँ पर इनवॉइस रेज कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर दिल्ली वाला जो पर्सन है वो 118 रुपीज़ ही पे करेगा, लेकिन यहाँ पर जो 18 रुपये है वो ना तो सीजीएसटी में आएंगे ना ही एसजीएसटी में आएंगे, वो आएंगे आईजीएसटी में। वो आईजीएसटी में कवर होंगे, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। और इंटीग्रेटेड जीएसटी किसके पास जाता है? सेंटर के पास जाता है। बाद में सेंटर इसमें से कंपोनेंट स्टेट को देता है, ठीक है। इस तरह से ये कामकाज करता है, स्कीम इस तरह से कामकाज करती है, राइट। तो ये कंजम्पशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि जो जीएसटी होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि डायरेक्टली आप पे नहीं करते हो। जैसे लेट्स से मैंने कोई सामान परचेज किया, उसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है, मैं अब पे कर रहा हूँ, अमाउंट पे कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टली मैं पे नहीं करूंगा। वो पैसा जाएगा किसके पास? वेंडर के पास या शॉपकीपर के पास, राइट। जैसे मान लो मैंने कोई चीज परचेज करी, मैं तो यहाँ पर परचेजर हूँ, मैं तो बायर हूँ, ठीक है। एंड ये मैंने पैसा पे कर दिया यहाँ पर सेलर को। अब ये सेलर की जिम्मेदारी है कि वो जीएसटी को जमा करवाएगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, राइट। तो मैंने पैसा नहीं दिया, डायरेक्टली पैसा नहीं दिया, इनडायरेक्टली पैसा दिया, लेकिन पड़ा तो चार्ज मेरे ऊपर ही है ना। दैट इज मेन फंडा रिलेटेड टू जीएसटी ओवर दिया। अब जो एक्सपोर्ट्स हैं, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो पर्टिकुलर क्या है? लाइक इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है, या कॉर्पोरेट टैक्स होता है, कैपिटल गेन टैक्स होता है,
उनके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा है, जीएसटी का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है। तो ये डुअल लेवाय होता है, स्टेट यूनियन टेरिटरी जीएसटी या फिर सेंट्रल जीएसटी। एंड फर्दर जो इंटर स्टेट सप्लाईज हैं उनके ऊपर आईजीएसटी लगता है, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, राइट। अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी का पार्ट लगेगा एंड फर्दर सीजीएसटी का पार्ट बनेगा। यूनिट यूटीजीएसटी का मतलब क्या है, जैसे लेट्स से कि चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ जो है वहां पर कोई परचेज किया गया सामान, ठीक है। एंड उसके केस में क्या रहेगा, चंडीगढ़ का पर्सन ने परचेज किया है, वहां पर दो कंपोनेंट रहेंगे, एक रहेगा सीजीएसटी का कंपोनेंट रहेगा और दूसरा कंपोनेंट यूटीजीएसटी का कंपोनेंट रहेगा, राइट। दैट इज द फंडा। ये सिंपल सी चीज है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। सो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, एक सेंट्रल जीएसटी होता है जो कि चार्ज किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट जीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ चार्ज किया जाएगा। इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि इंटर स्टेट अगर सप्लाई हुई है वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज की, उसके केस में आईजीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। और अगर पर्टिकुलरली यूटीज में आपकी गुड्स सप्लाई हो रही है, सर्विसेज रेंडर हो रही हैं, तो यूटी जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, राइट। अब टैक्स रेट जो होते हैं वो अलग अलग स्लैब है जीएसटी के अंदर, जैसे 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, अलग अलग स्लैब जो होते हैं वो जीएसटी में एप्लीकेबल होते हैं। आपके टैक्स लॉज को लेकर के किसी भी तरह की क्वेरीज है, सो डू लेट मी नो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड फर्दर वी हैव सक्सेसफुली कवर्ड द मॉड्यूल सी। किसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेरी है, डू लेट मी नो, ताकि हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।